कौन सा? ओके, ठीक है। तो 2, 3, 4 का है ना, मतलब अच्छे से कंसेप्ट वाइज ध्यान में लेके रखिएगा उसको कि क्या है। चलिए, आर्टिकल 3 में जो 5 मैकेनिज्म है बता सकते हैं? आर्टिकल 3 का 5 मैकेनिज्म बोल सकते हैं? बोलिए। स्टेट मतलब ऑर्डर में ही बोलिए, कोशिश करिए कि ऑर्डर में ही बोले, क्योंकि क्वेश्चन के नेचर को कभी नहीं समझ सकते हैं। हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि आर्टिकल 3 क्लाउज ए बोलिए, ठीक है ना। तो इसीलिए जो ऑर्डर में है जैसा है, इसका मतलब कि नए राज्यों का बनना, नए राज्यों को बनाना, पार्लियामेंट के पास शक्ति है कि नए राज्यों को बना सकती है। उसके बाद एरिया को इंक्रीज कर सकता है और लाइकवाइज डिक्रीज कर सकता है। तो 3 सी तक हो गए, यानी 3 तक हो गया। उसके बाद बाउंड्री को अल्टर कर सकता है, जो कि आप बोल रहे थे अभी। और 5वां है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो नाम को चेंज कर सकता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं। अब देखिए हमारे पास मतलब जो पार्ट 1 में इंडिया और उसकी टेरिटरी, भारत और उसके क्षेत्र का जो मेंशन किया गया है आर्टिकल 1, 2, 3, 4 के मैकेनिज्म से, तो उसमें ध्यान में रखिएगा आर्टिकल 1 क्लाउज 3 सब क्लाउज सी जो मेंशन करा रहे थे आपको, क्या कि इंडिया कैन एक्वायर टेरिटरी फ्रॉम अदर नेशन, दूसरे देश से टेरिटरी को ले सकता है, बट भारत अपनी टेरिटरी दूसरे देश को दे नहीं सकता है। तो दैट गारंटीज फॉर की वो अपनी टेरिटोरियल गारंटी है ना, कि इंडिया की टेरिटोरियल गारंटी छिन भिन्न नहीं होने वाली है, विशिष्ट नहीं होने वाली है। इन द सेंस कि अगर हम आर्टिकल 2 और 3 को कंबाइंडली देखें तो ये पता चलता है कि हमारे पास कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो स्टेट की टेरिटोरियल बाउंड्री को चेंज कर सकता है ना। मतलब बहुत जो 5 तरीके हैं चेंज करने के वो भी। और आर्टिकल 4 जो है एक्चुअली बतलाता है कि 2 और 3 के पर्पस को जो इफेक्ट में लाया जाएगा उसके लिए हमको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना पड़ेगा। और क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट आर्टिकल 368 के अंदर से है या कुछ और से है? सिंपल मेजोरिटी के थ्रू है। तो ध्यान में रखिएगा कि बस वो आर्टिकल 4 जो है बतला रहा है कि, तो यानी कि आर्टिकल 2 को अमेंडमेंट किया जाएगा कौन सी मेजोरिटी से? सिंपल मेजोरिटी से। आर्टिकल 3 को कौन सी अमेंडमेंट, कौन सी मेजोरिटी से किया जाएगा? सिंपल मेजोरिटी से। क्लियर है ना। अब देखिएगा थोड़ा गवर्नेंस के पार्ट से हम लोग ये चीज देखते हैं कि इंडिया एंड इट्स टेरिटरी, फेडरेशन के बारे में बात हुई ना, मतलब कि फेडरल कंपोनेंट के तौर पे हम देख पा रहे हैं कि इंडिया है, स्टेट्स हैं, यूटीज हैं, यही सब देख रहे हैं फेडरल कंपोनेंट के तौर पे। यानी कि जो शक्तियों का बंटवारा है, डिवीजन ऑफ पावर्स के मैटर पे सेंटर और स्टेट के बेसिकली देख पा रहे हैं। तो स्टेट जो है हमारे यहाँ फेडरल कंपोनेंट के तौर पे बहुत प्रोमिनेंट है, शुरू से ही देखते हैं। इवन इवन जो एक प्रोसेस था इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया करने का, तो उसके रिगार्डिंग भी देख पाते हैं क्या कि हमने क्या कुछ प्रोविजंस दे के रखा है, सो दैट कि जब वो प्रिंसली स्टेट्स के अंदर में रहा होगा, जब वो राजा के अंदर में रहा होगा तब, और आज जो जबकि वो भारत के अंदर में भारत का राज्य बना हुआ है, तो क्या कुछ कंडीशन हमने शुरुआत के टाइम पे दे के रखा उनको, सो दैट कि इजिली वो भारत का पार्ट बन गए, है ना। तो इस वजह से हम लोग, हमारे पास एक टॉपिक ही आ जाएगा, सेंटर पे हो गया स्टेट, इंडिया का जो इंटीग्रल, जो स्टेट जो कि इंटीग्रल पार्ट बनने जा रहे थे उसके रिगार्डिंग हमने क्या किया, यानी कि स्टेट को जो भी प्रोविजंस दे के रख रहे हैं, अगर पावरफुल बना रहे हैं, तो इट मीन्स कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, फेडरल कैरेक्टर को बूस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इंडियन फेडरेशन को बूस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इंडियन फेडरलिज्म को बूस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सब एक ही टर्म से है। तो देखिएगा दो चीज है यहाँ पे क्लियर कर, कि हमने जो स्टेट को यानी कि फेडरल कैरेक्टर को इनहेंस करके रखा है, फेडरलिज्म को बूस्ट करके रखा है थ्रू द प्रोविजन ऑफ एक सिंपल सा कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन से। यानी कि हम ये बोल सकते हैं ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ही है हमारे पास बूस्ट करने का, है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में आप क्या देख पाएंगे, अगर हम इसको देखें तो हमारे पास फेडरलिज्म को बूस्ट करने का या स्टेट्स को, जो स्टेट के जो कंसेप्ट है उसको बूस्ट करने के लिए क्या क्या प्रोविजंस पहले के भी थे और अभी भी है। 370 पहले रहा था जो कि अब नहीं है, इसलिए हटाइए इसको। आर्टिकल 371 है ना, फिर 371, आर्टिकल 371 ए बी सी डी करके आर्टिकल जे तक है, समझ गए ना। यानी कि 371 से लेकर के आर्टिकल 371 जे तक का है हमारे पास प्रोविजंस। क्लियर है ना। तो इसको एक तो ये हो गया। यहां पे देखिएगा जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर से प्रोविजंस दिए गए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही डिफाइन करता है कि हाँ उस स्टेट को हमने, मतलब क्या बोल रहा है, क्या कि वी हैव सर्टेन स्टेट्स दैट हैज बीन प्रोवाइडेड स्पेशल स्टेटस इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे पास
मतलब भारत के संविधान ने खुद ही कुछ राज्यों को जो है स्पेशल स्टेटस के तौर पे रिकॉग्नाइज करके रखा है। तो कहां पे रिकॉग्नाइज किया है उसको भी देख लेते हैं, कहां से कहां तक है। मतलब ये सारे आर्टिकल्स हैं, बट वो आर्टिकल्स किस पार्ट के अंदर में है, तो पार्ट 21। तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्ट के बारे में बताया गया है, तो देखिएगा रोमन कैपिटल और इस टाइप से है। तो पार्ट 21 किसको डील करता है, स्पेशल स्टेटस टू फ्यू स्टेट्स, है ना। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्पेशल स्टेटस टू फ्यू स्टेट के नाम से, या स्पेशल प्रोविजन बोल दीजिए, स्पेशल प्रोविजन टू फ्यू स्टेट, कुछ स्टेट्स को, यानी कि ये पार्ट 21 में इसी नाम से दिया गया। एक तो ये हो गया क्लियर कट, अभी देखेंगे कि कैसे क्या है। और दूसरा जो हमारे पास मुद्दा बनता है कि हमने फेडरलिज्म के रिगार्डिंग हमारे पास क्या प्रोविजन है, वो बोल देते हैं हम लोग स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, विशेष राज्य का दर्जा, है ना, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। तो अब यहां पे चीज को देखिए, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब से पढ़ते हैं तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, स्पेशल प्रोविजन टू फ्यू स्टेट्स, है ना, जो कि पार्ट 21 के अंदर में डील किया गया। अगर आर्टिकल वाइज देखें तो 370 इसलिए कट है क्योंकि 371 अब 370 एग्जिस्ट नहीं करता है। उसके बाद अपने पास देखते हैं 371 है, 371 ए बी सी डी से लेकर के जे तक। एक तो ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब से, संविधान के प्रावधानों से। दूसरा जो फेडरलिज्म के रिगार्डिंग प्रोविजंस हैं, स्टेट को बूस्ट करने की बात की जाती है, क्योंकि बैकड्रॉप में हमें क्या समझना पड़ेगा, अगर क्या आपसे पूछें कि जो हालत झारखंड की है क्या वही उत्तराखंड की है, या अगर ये बोले क्या कि बिहार और महाराष्ट्र क्या इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी सेम है दोनों की, या डेमोग्राफिक प्रोफाइल सेम है दोनों की, हिमाचल प्रदेश के बारे में बात कर लेते हैं, क्या ये सब सेम ही है, तो हम क्या देख पाते हैं क्या कि डेमोग्राफिक सिनेरियो अलग अलग है हमारे पास सोशल सर्कमस्टांसेस अलग हैं, डेमोग्राफिक सर्कमस्टांसेस अलग है। हमारे पास कुछ स्टेट्स के अंदर में कोई स्टेट जो है वो पॉपुलेशन डेंसिटी वहां की ज्यादा है और किसी के पास बहुत ही कम है, किसी का प्लेन एरिया है और किसी की जो ज्योग्राफी है, जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है, वो बतलाता है कि वो माउंटेनस स्टेट है। समझ गए, तो इसका क्या मतलब हो गया। और साथ ही हम लोग देखते हैं कि कोई स्टेट इंटरनेशनल बाउंड्री को बनाता है या फिर किसी स्टेट की जो इकोनॉमिक या फाइनेंशियल वायबिलिटी है उतनी अच्छी नहीं है। तो इन सबको कंसीडर करके एक साथ हम लोग क्या देख पाते हैं क्या कि नहीं, अगर हमारे पास सारे स्टेट के लिए यूनिफॉर्म प्रोविजन होंगे तो स्टेट का क्या मतलब, आप सिंपल जो पर्सन हैं इंडिया के अंदर में उसको ले लेते हैं, क्या इंडिया के अंदर में रहने वाले सारे पर्सन यूनिफॉर्म कैरेक्टर के हैं, यूनिफॉर्म नेचर के हैं। सब में देखेंगे डाइवर्सिटीज है, डाइवर्सिटीज ऑन द बेसिस ऑफ सोशल इकोनॉमिक, है ना, डाइवर्सिटीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर लिविंग स्टैंडर्ड, डाइवर्सिटीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर फाइनेंशियल कंडीशन। समझ गए बातों को। तो इस वजह से क्या है कि जब हम पर्सन के बीच वेरिएशन देखते हैं तो क्या मतलब एक होलिस्टिकली स्टेट के बीच तो क्लियरली डिफरेंशिएशन आप देखिएगा, जो लिविंग स्टाइल है, लिविंग स्टैंडर्ड है, जो माउंटेनस रीजन में रह रहे हैं और जो प्लेन रीजन में रह रहे हैं वहां पे सर्टेनली डिफरेंट नजर आ जाएगा। तो दैट्स वाई उस बैकड्रॉप में क्या है, ये चीज का प्रोविजन आता है, ये चीज का प्रोविजन आता है। तो प्रोविजन को बेसिकली पहले ये समझिए कि प्रोविजन जो है दो, तो वो दो किस टाइप के, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ही है और दूसरा जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, विशेष राज्य के दर्जा के नाम से, यानी इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस हैज बीन ग्रांटेड टू फ्यू स्टेट। समझ गए। तो ऑब्वियस है ना कि क्या आप इसको भी कॉन्स्टिट्यूशन वाले प्रोविजन में मिला देंगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहां पे देखिएगा स्पेशल कैटेगरी स्टेटस ये रिकॉग्नाइज किया गया, ये प्रोवाइड करवाया गया, यानी ये जो दिया गया मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज करती है। समझ गए ना बात को, बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, तो यानी कि ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ग्रांट करती है। तो इसको जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो है वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस करवाया गया था, तो इंट्रोड्यूस्ड बाय फिफ्थ फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन के बारे में बतलाने की जरूरत है फिलहाल के लिए, तो अगर आप फाइनेंस कमीशन के बारे में समझना चाहें तो फिलहाल इतना ही समझिए कि हमारे पास सेंटर स्टेट रिलेशन के तौर पे, सेंटर स्टेट है ना, सेंटर स्टेट का जो रिलेशनशिप होगा वो 3 डायमेंशन में है, लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप एंड फाइनेंशियल रिलेशनशिप। तो आप इन दोनों को अभी हटा दीजिए। सेंट्रल स्टेट का जो फाइनेंशियल रिलेशनशिप है वो मेजरली किसके द्वारा होल्ड किया जाता है, सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल रिलेशनशिप को एक डायरेक्शन और जो पेस देने की दिशा में कौन काम करता है, बाय फाइनेंस कमीशन। समझ गया ना। तो इसीलिए बस एक इंट्रोडक्टरी पार्ट के तौर पे चलिए, तो फाइनेंस कमीशन का क्या रोल है, वो सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन को इनहेंस करने के लिए है। तो कैसे कर रहा है इसको बाद में देखेंगे, बस अभी टर्म आया तो इसीलिए रटना नहीं है, समझते जाना है।
तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एग्जीक्यूटिव एक्शंस के थ्रू दिया जा रहा है, इसके द्वारा इंट्रोड्यूस करवाया गया था फिफ्थ फाइनेंस कमीशन इन 1969। समझ पा रहे हैं? फिफ्थ फाइनेंस कमीशन के द्वारा 1969 में इसको इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है हमारे सिस्टम, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के अंदर में, सो दैट कि कुछ स्टेट्स जो कि वायबिलिटी नहीं है उनकी। क्लियर है? अब देखिए इसी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस क्या है। इट इज बेस्ड ऑन गार्डगिल फॉर्मूला। किस फॉर्मूला पे बेसिस है ये? गार्डगिल फॉर्मूला। अब समझिएगा कि देखिए गार्डगिल एक पर्सन का नाम है। गार्डगिल ने जो फॉर्मूला बतलाया, गार्डगिल ने जो कुछ रिकमेंडेशन बतलाया होगा, कुछ टूल्स मैकेनिज्म बतलाए होंगे, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? गार्डगिल फॉर्मूला। एक्चुअली गार्डगिल साहब जो है ना, वो आप प्लानिंग कमीशन जानते हैं? प्लानिंग कमीशन जो कि पहले प्लानिंग के लिए एपेक्स बॉडी हुआ करती थी, उसी को रिप्लेस करते हुए आज के डेट में कौन सी बॉडी है हमारे पास? नीति आयोग है। तो प्लानिंग कमीशन जब थी हमारे पास, तो प्लानिंग कमीशन में देखते होंगे कंपोजिशन के तौर पे प्लानिंग कमीशन हेड चेयरमैन, जो कि प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन हो जाया करते थे। आज भी नीति आयोग के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन है? पीएम ही है अपने। और प्लानिंग कमीशन हेड सिस्टम ऑफ हेड कंपोजिशन ऑफ डेप्यूटी चेयरमैन। समझ गए ना? तो गार्डगिल साहब जो है ना, वो थर्ड प्लानिंग कमीशन के डेप्यूटी चेयरमैन थे। थोड़ा सा देखिएगा, जो थर्ड की बात की जा रही है ना, प्लानिंग कमीशन अपना कब सेटअप होता है बताइए तो? प्लानिंग कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट कब होता है? प्लानिंग कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट होता है 15 मार्च 1950 को। यानी कि हमने सोवियत जो यूएसएसआर का प्लानिंग मॉडल था, हमने इस प्लानिंग मॉडल को अपने यहां किस नाम से यूज किया? उसको प्लानिंग कमीशन के नाम से यूज किया। और एस्टेब्लिशमेंट कब हो जा रहा है उसका, ये सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा। प्लानिंग कमीशन, तो प्लानिंग कमीशन क्या होगा? इसको क्या जिम्मेदारी दी गई कि आप भारत के लिए प्लान बनाइए। और प्लानिंग कमीशन का मेथोडोलॉजी क्या था? ये 5 इयर्स प्लान बनाया करते थे। तो यानी कि हमारे पास 5 ईयर प्लानिंग सिस्टम चलना शुरू हो जाएगा। तो उसी डायरेक्शन में क्या है हमारे पास? फर्स्ट 5 ईयर प्लान। समझ गया ना? क्योंकि प्लानिंग कमीशन की जो मेथड्स थी वो 5 ईयर प्लान बनाने का था। और उस डायरेक्शन में जो पहला 5 ईयर प्लान बना वो क्या था हमारा? 1951 से 56। जो सेकंड 5 ईयर प्लान बना वो हमारा कब से कब तक बना? 56 से 61। समझ गए? उसके बाद थर्ड 5 ईयर प्लान जो बना वो हमारा 1961 से 1966। थर्ड 5 ईयर प्लान का ही जो डेप्यूटी चेयरमैन थे वो कौन थे? गार्डगिल साहब। और उसके बाद देखिए कुछ टाइम के लिए प्लान हमारे पास रेगुलर बना ही नहीं, यानी कि 1966 से लेकर के 1969 यहां पे कोई प्लान नहीं था हमारे पास। तो इसको हमने क्या डिक्लेयर कर दिया? प्लान हॉलीडे के नाम से डिक्लेरेशन दे दिया। समझ गए? क्योंकि अब देखिए ना सिनेरियो 1965 में क्या हुआ था, 1962 क्या हुआ था? इंडो चाइना वार। ठीक है, इतने दिन हम लोग कर लिए। उसके बाद 1965 इंडिया पाकिस्तान वार, यही चीज हुआ था ना। उसके बाद जो है इस वजह से क्या हुआ कि वी वर नॉट इन ए कंडीशन टू सस्टेन आवर मतलब नॉर्मल प्लान एग्जीक्यूशन। दैट्स वाई क्या कर दिया हमने? प्लान मतलब इस पीरियड में हमारे पास कोई लिटरल वे में प्लानिंग बना ही नहीं। तो इस वजह से हमने क्या किया? रोलिंग प्लान, एनुअल प्लान बनाए इनफैक्ट एक साल का। तो 66 to 67, 67 to 68 एंड 68 to 69। तो प्लान हॉलीडे का टर्म अगर आएगा तो कौन से को उसको देंगे? ईयर का क्या रेफर हो जाएगा? ये वाला। समझ गए? तो इतने को ही छोड़ते हैं। तो अब ये देखिएगा कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो है वो फिफ्थ फाइनेंस कमीशन के द्वारा, फिफ्थ, ये तो प्लानिंग कमीशन की बात चल रही थी, फाइनेंस कमीशन अलग मुद्दा हो जाएगा। प्लानिंग कमीशन कंट्री के ओवरऑल प्लानिंग के लिए, और फाइनेंस कमीशन बस सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन को कैसे इनहेंस करना है। बाद की क्लास में देखेंगे कि क्या मैकेनिज्म होते हैं इनहेंसमेंट के। फिलहाल के लिए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस कब कर लिया जाता है? 1969 में। किसने रिकमेंड किया? मतलब इंट्रोड्यूस मतलब मत करिए, इसको कर लीजिए ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फिफ्थ फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन जो है रिकमेंडेड बाय कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। रिकमेंडेड बाय फिफ्थ फाइनेंस कमीशन इन 1969। क्लियर है? तो 1969 में जब पहले देख लेते हैं गार्डगिल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को रिकॉग्नाइज कैसे किया जाता है। क्लियर है ना? उसको हटाते हैं उधर। देखिए अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की तौर पे हम किसी स्टेट को ग्रांट रिकॉग्नाइज करते हैं,
ठीक है ना। तो उसके लिए गार्डगिल फॉर्मूला के बेसिस पे रिकॉग्निशन होगा, ठीक है। तो रिकॉग्निशन के लिए क्या गार्डगिल ने क्या बतलाया, गार्डगिल साहब ने 5 क्राइटेरिया बतलाते हैं कि हम स्पेशल कैटेगरी स्टेटस किस आधार पे ग्रांट कर सकते हैं। पहला ये बोला जाता है कि उस स्टेट का हिली टेरेन हो, यानी कि ज्योग्राफिकल कंडीशन कैसी होनी चाहिए उस स्टेट की, माउंटेनस वाला होगा, यानी माउंटेनस रीजन होगा, हिली, जैसे उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, वैसे वैसे। उसके बाद देखिए कि पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी कि जो उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी होगी क्या होगी, मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी भी उस रीजन का कंसिडरेशन होता है। यानी कि मान लीजिए किसी, जैसे हिमाचल प्रदेश क्योंकि माउंटेनस रीजन है तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगी, बहुत ही लो होगी। उसके बाद ये हो गया तीसरे नंबर की कैटेगरी में बोलते हैं कि इंटरनेशनल बाउंड्री, है ना, दैट स्टेट शुड शेयर इंटरनेशनल बाउंड्री, इंटरनेशनल बाउंड्री। यानी कि वो स्टेट जो है इंटरनेशनल बाउंड्री को शेयर करना चाहिए। क्या स्टेट जो है इंटरनेशनल बाउंड्री को लगता है। अगला हम लोग देख लेते हैं क्या कि इकोनॉमिक, या ये बोल सकते हैं नॉन वाइबल नेचर ऑफ स्टेट फाइनेंस, नॉन वाइबल नेचर ऑफ स्टेट फाइनेंस। समझ पा रहे हैं, वाइबिलिटी इन द सेंस कि फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन उस जगह की स्मूथ है, बट यहां पे क्या देखते हैं, फाइनेंशियल बैकवर्डनेस की बात हो जाएगी। पांचवा क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, है ना। तो ये 5 क्राइटेरिया, यानी कि हिली टेरेन, पॉपुलेशन डेंसिटी, क्या वो स्टेट इंटरनेशनल बाउंड्री लगता है उस स्टेट के साथ, उस स्टेट के का जो स्टेट का जो फाइनेंस है क्या वो जो है उसकी नॉन वायबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के बेसिस पे आपको 5 क्राइटेरिया जो कि गार्डगिल ने बताया। तो इन सारे ग्राउंड्स पे किसी भी स्टेट को रिकॉग्नाइज किया जाता है। समझ गए बात को। अब फैक्चुअल टाइप में देख लेते हैं। आज के समय में प्रेजेंट टाइम पे कितने हैं, प्रेजेंट टाइम में हमारे पास स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो है वो कितने दिए गए हैं, टोटल 11 SCS, इसी को शॉर्ट में लिख रहे हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेटस टू द स्टेट्स, फ्यू स्टेट्स। ध्यान में रखिएगा, अगर बोले स्पेशल प्रोविजन टू फ्यू स्टेट्स तो सिंपली वो कॉन्स्टिट्यूशन के टर्म्स में चला जाएगा, लेकिन अगर बोलते हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेटस हैज बीन ग्रांटेड टू फ्यू स्टेट्स तो SCS वाला टर्म जो है क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर से है या गवर्नमेंट का मैकेनिज्म है, गवर्नमेंट के मैकेनिज्म से। क्योंकि सारे स्टेट की जो अपनी प्रोफाइल है, स्टेट का जो नोमेनक्लेचर है इन टर्म्स ऑफ डेमोग्राफी, इन टर्म्स ऑफ उसकी फिजियोग्राफी, पॉपुलेशन डेंसिटी, ये सारे मैटर पे देखते हैं कि सब एक दूसरे से अलग अलग है। कुछ स्टेट को चाहिए क्या कि हम उसको फाइनेंशियल अपलिफ्ट करें, कुछ स्टेट को जो स्पेशल अटेंशन की जरूरत है, दैट्स व्हाई हम ये रिकॉग्नाइज करते हैं। कुछ तो फायदा होगा ना, तभी तो ये बात होती है। यानी कि बेस्ड ऑन गार्डगिल फॉर्मूला ये सारा चीज एप्लीकेबल हो गया। तो प्रेजेंट टाइम पे अभी के समय में कितने स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है हमारे कंट्री के अंदर में, है ना। इसको कैसे याद करते हैं, आप कर लीजिए 7 नॉर्थ ईस्ट स्टेट, 7 नॉर्थ ईस्ट स्टेट, सिक्किम, तो 8 हो गए। सिक्किम के बाद याद कर लीजिए हिमाचल प्रदेश, फिर उसके बाद उत्तराखंड, शॉर्ट लिख रहे हैं, एंड देन तेलंगाना। ध्यान हो गया, यानी कि 7 + 1 8 और 3 11, तो 7 नॉर्थ ईस्ट स्टेट सीधा सीधा, और फिर अपने पास सिक्किम हो गया, और फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और तेलंगाना आज के समय में। तो ये सब एंजॉय कर रहे हैं क्या, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, ठीक है ना। गार्डगिल फॉर्मूला क्लियर हो गया कि गार्डगिल फॉर्मूला क्या है नहीं है, और बहुत सारी चीजों को पढ़ने के दरमियान क्या होता है कि आपके पास चीजें आएंगी, किस रेफरेंस में आ रही है वो भी आप देखिए। अगला चीज है कि 1969 में मतलब फर्स्ट टाइम जो है कितने स्टेट को दिया गया था, जब SCS कैटेगरी स्टेटस इंट्रोड्यूस करवाया गया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फिफ्थ फाइनेंस कमीशन इन 1969, तो उस वक्त कितने स्टेट को दिया गया था स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, 3 स्टेट्स को दिया गया था। कौन कौन से तीनों स्टेट थे, यानी असम को दिया गया, नागालैंड को दिया गया और जम्मू एंड कश्मीर को दिया गया। समझ गए। तो आज जम्मू एंड कश्मीर नहीं है इस लिस्ट में, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर अब यूटीज बन गया, उनका वहां का एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्ट प्रेसिडेंट के थ्रू होगा, दैट्स व्हाई उनको उसको निकाल के अभी तेलंगाना को इंक्लूड कर दिया गया। क्लियर है ना। तो जब ये बना था तो 3 स्टेट थे, असम, नागालैंड एंड जम्मू कश्मीर। अब देखिए बार बार अभी अभी आपको एक स्टोरी बतलाते हैं। रिसेंटली क्या हुआ है
रिसेंटली नहीं, देखिए हमेशा सुनते होंगे पॉलिटिकल न्यूज वगैरह में कि अभी भी जब बजट का डिस्कशन हुआ तो उसमें जो कि कोएलिशन पार्टी गवर्नमेंट है, इवन जो सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट बनी है, तो उसमें दैट मतलब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वाज नॉट एबल टू दैट मैजिकल नंबर, है ना। जो मैजिकल नंबर क्यों रेफर कर रहे हैं, सिंस दैट नंबर वाज रिक्वायर्ड टू फॉर्म द गवर्नमेंट, है ना। तो लोकसभा में कितने नंबर की जरूरत होती है, कितनी स्ट्रेंथ चाहिए गवर्नमेंट बनाने के लिए, 272 है अभी, है ना। अभी 272 चाहिए होती है गवर्नमेंट अभी के समय में, पहले था 273 जब एंग्लो इंडियंस को हम लोग ऐड करते थे, तो अभी एंग्लो इंडियन की प्रैक्टिस तो है नहीं, दैट्स वाई क्या है 272 हमें चाहिए होता है गवर्नमेंट बनाने के लिए। तो इतने नंबर, इतना तो आया नहीं है स्ट्रेंथ उस एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के द्वारा, तो पार्टी क्या करती है, कोएलिशन बना लेती है, हिंदी में हम लोग बोल रहे हैं गठबंधन की सरकार। तो अभी क्या देखिए कि हम लोग एक नया ही टर्म कॉइन कर दिए, बहुत सारे पार्टी मिल रही है, इलेक्शन से पहले ही एक्चुअली ये अनाउंसमेंट हो गया था, तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, महागठबंधन, है ना। तो इसलिए सुनते हैं टर्म महागठबंधन की सरकार। तो अब गठबंधन से भी हम लोग ऊपर उठ गए, है ना। तो क्योंकि पहले गठबंधन में क्या होता था, तीन चार पार्टियों का कोएलिशन हुआ करता था, अभी क्या है कि 28 होते, ये 28 तो वो 32 ऐसे करके, तो इसीलिए हम लोग महागठबंधन बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो अब देखिएगा कि वहां पे चूंकि कोएलिशन की गवर्नमेंट है, दैट्स वाई तो अपोजिशन वाले इस बात पे क्रिटिसाइज, जैसे बिहार से भी कोएलिशन, बिहार में जो गवर्नमेंट है अभी नीतीश कुमार की जो गवर्नमेंट है, तो उनकी पार्टी है जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड, तो उनकी पार्टी का कोएलिशन बीजेपी से है, समझ गए। तो वो सब जो है डेमोक्रेटिक बीजेपी का जो कोएलिशन विद अदर, चूंकि इन कोएलिशन में मेजर पार्टी क्या है, जैसे एक तरफ बीजेपी और एक तरफ आईएनसी, तो बीजेपी की जो कोएलिशन पार्टी है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यानी जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, यही है ना। तो ये जो एनडीए के कोएलिशन में, तो एनडीए क्या जो गवर्नमेंट है उस क्या उसके कंपोनेंट के तौर पे जेडीयू नहीं है, तो जेडीयू जब कंपोनेंट के तौर पे है, और बिहार शुरू से ही क्या डिमांड करता है कि हमें स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दे दीजिए, तो इसलिए सुनते होंगे तेजस्वी यादव नाम कर रहे हैं यूज, जो कि अपोजिशन पार्टी में अपोजिशन में है, और वो बार बार बोलते हैं क्या कि भाई आप बिहार गवर्नमेंट क्या दी, बजट में तो कुछ भी नहीं है, बिहार को तो स्पेशल राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, तो ये वही स्पेशल राज्य का दर्जा की बात चल रही है। तो अभी तो फायदा देखे नहीं ना कि क्या फायदा है आखिर स्पेशल राज्य के दर्जा में, तो फायदा भी देख लेंगे। पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि करेंटली देयर आर डिमांड्स ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेटस बाय 5 स्टेट। 5 स्टेट के अंदर में क्या क्या बात कर लेते हैं, कौन कौन स्टेट रेगुलर डिमांड करते हैं, बिहार डिमांड करता है रेगुलर, उड़ीसा डिमांड करता है रेगुलर। बिहार अपने बैकवर्डनेस की वजह से वो बोलता है क्या कि हम तो हर साल जो है नेचुरल हैजार्ड से अफेक्टेड हो जाते हैं, हालांकि बिहार का ग्रोथ रेट बहुत अच्छा है, जीडीपी ग्रोथ रेट इज हाईएस्ट अमंग ऑल द स्टेट्स, ऐसा करके है, लेकिन बिहार का जो एक लॉन्ग टर्म हिस्टोरिक बैकवर्डनेस है, तो दैट्स वाई डेमोग्राफिक बैकवर्डनेस उसको बोलते हैं, तो इस वजह से बिहार जो है वो डिमांड करता है कि हमें स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दीजिए। अब देखिए बिहार के डिमांड में क्या हिली टेरेन है, माउंटेनस स्लोप है, वहां पे कुछ भी नहीं, पर्वत पहाड़ तो नहीं मिल रहे, पॉपुलेशन डेंसिटी हाई है वहां पे, एकदम मैक्सिमम उसी की है ना। लास्ट सेंसस में मतलब जो डेमोग्राफिक सिनेरियो को के रिलेटेड डाटा जो है हमारे पास ऑफिशियली, वो डाटा क्या है, सेंसस, है ना। और सेंसस में ही आप देखिएगा पॉपुलेशन डेंसिटी, तो सेंसस हर 10 साल पे होता है, अभी लास्ट अपना 2011 में हुआ था, और उसके अकॉर्डिंग 2021 में हो जाना था, बट ड्यू टू कोविड इट हैज बीन डिलेड, है ना। तो इस वजह से वो नहीं हुआ, और हम लोग ऑफिशियली जो काउंट करते हैं वो पिछला वाला यानी 2011 का ही करते हैं। तो पॉपुलेशन डेंसिटी अगर बोले उस सेंसस में कौन से स्टेट का सबसे ज्यादा है, तो बिहार का ही है। तो चलिए ये हो गया। इंटरनेशनल बाउंड्री कोई लगाता है, तो इंटरनेशनल बाउंड्री जो है बिहार लगाता है नेपाल के साथ, तो कुछ है नहीं ना ऐसा, वहां पे कुछ स्ट्रेटेजिक लोकेशन में आता है, नेपाल के साथ कुछ मतलब आर्म्स वगैरह का, कुछ आर्मी वगैरह का मूवमेंट है, तो नहीं है वो, है ना। उसके बाद जो है नॉन वायबल नेचर ऑफ स्टेट है ना, तो स्टेट जो है जीडीपी एमंग टॉप एमंग ऑल द स्टेट्स है, तो कैसे हो गया, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है नहीं उसकी, तो इस वजह से बिहार को डिमांड नहीं, मतलब बिहार के डिमांड को सपोर्ट नहीं किया जाता है। अब देखिए अभी रिसेंटली डिमांड उड़ीसा का भी है, 5 स्टेट, मैंने बोला ना कि 5 स्टेट से डिमांड उठते हैं रेगुलर, तो बिहार हो गया, गोवा हो गया, है ना, उसके बाद उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, और अपना एक राजस्थान है। तो ये 5 स्टेट जो हैं आप लिख लीजिए कि 5 स्टेट की तरफ से हमेशा डिमांड उठते हैं, यानी कि बिहार हो गया,
आंध्र प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश है, इससे अरुणाचल भी होता है तो आंध्र प्रदेश के बारे में लिख रहा है। उसके बाद जो है अरुणाचल प्रदेश ऑलरेडी इसमें है तो दोबारा लेके क्या करेगा वो, तो आंध्र प्रदेश हो गया। फिर उसके बाद क्या बोला, गोवा, गोवा जो है डिमांड करता है, गोवा के डिमांड के बाद आप देखेंगे राजस्थान डिमांड करता है और अपने पास ओडिशा डिमांड करता है। तो ये 5 स्टेट जो है वो रेगुलर डिमांड करते हैं फॉर रिकॉग्निशन इनटू स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। समझ गए? एक तो ये प्रेजेंट वाला सिचुएशन हो गया कि डिमांड बाय दीज स्टेट्स। अब देखिए आपको इसके अंदर में एक कहानी बतलाते हैं छोटी सी, उसके बाद आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो देख पा रहे हैं ना कि उड़ीसा भी डिमांड करता है, तो उड़ीसा का भी अपना लॉजिक होगा ना डिमांड का। तो उड़ीसा बोलता है कि देखिए हमारे पास तो हिली टेरेन वगैरह का मसला नहीं है उतना ज्यादा, हालांकि उड़ीसा में है माउंटेन्स वगैरह हैं, लेकिन क्या है जो टोपोग्राफी है वहां पे कि उड़ीसा के इसमें देखिएगा पॉपुलेशन डेंसिटी और साइजेबल शेयर ऑफ मतलब नेचर ऑफ सोसाइटी, यहाँ पे ये भी हो जाएगा नेचर ऑफ सोसाइटी को लेकर के, है ना, कि सोसाइटी का नेचर क्या है। तो अब इसमें एक चीज है कि उड़ीसा बोलता है कि देखिए साहब ऐसा है कि हमारे पास जो हमारी डेमोग्राफिक सिनेरियो है ना उसमें लगभग 22% के अराउंड हमारी पॉपुलेशन जो है वो ट्राइबल पॉपुलेशन है, और ये ट्राइबल पॉपुलेशन जो कि उस टोटल शेयर ऑफ पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा है, इस वजह से उनके डेवलपमेंट के लिए हमें जो है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस चाहिए। एडिशनली क्या होता है हमारा, क्योंकि हम जो है कोस्टल स्टेट है, कोस्टल स्टेट मतलब देखते हैं ना कि समुद्र तट है उनके बगल में, तो कोस्टल स्टेट की वजह से कभी भी आंधी आ जाती है, तो आंधी होने से क्या होगा, नुकसान है ना। आंधी के मान लीजिए साइक्लोन अगर आ रहा है तो लाइफ और नॉन लाइफ दोनों का नुकसान हो जा रहा है। तो दैट्स व्हाई उड़ीसा गवर्नमेंट ये आर्ग्यूमेंट देती है कि हम डेवलपमेंट है एवेन्यूज हमारे पास, बट हमारे पास जो मेजर 2 चीज है वो एक ट्राइबल साइजेबल शेयर ऑफ पॉपुलेशन, ट्राइबल पॉपुलेशन यानी रिमार्केबल शेयर ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन इन द सेंस कि लगभग 22% का है, और दूसरा कि वी आर साइक्लोन प्रोन स्टेट, ये साइक्लोन से बहुत ज्यादा अफेक्टेड है, नुकसान हो रहा है हमें, लाइफ का भी नॉन लाइफ का भी, सारी के सारे जो एक्सपेंडिचर है इन सबको टैकल करने में लग जाता है। दैट्स व्हाई हमें आप स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का रिकॉग्निशन दीजिए। तो देख रहे हैं ना कि लगातार कुछ ना कुछ बात है, तो आखिर कुछ तो होगा ना इस मुद्दे में कि क्यों डिमांड करते हैं। समझ गए ना? तो यानी कि बैकग्राउंड क्या है, अगर उड़ीसा का क्वेश्चन आ जाए, बिहार का क्वेश्चन आ जाए, तो आप इन सबको बतला सकते हैं। समझ गए? अगर कोई स्टेट आज के डेट में न्यू स्टेट कोई है डिमांड करने लगे, तो आप जो है सीधा सीधा लिखने लगेंगे तो गलत हो जाएगा। तो आप उसके लॉजिक देंगे ना कि क्या गार्डगिल फार्मूला ने जो बतलाया उसके किसी भी पैरामीटर से फिट हो रहा है क्या, ऐसे करके। समझ गए? तो इसलिए अब हम लोग देख लेते हैं, इन सबको हटाएं। तो यानी कि अभी पहले एससीएस वाले को देख लेते हैं, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस पे आएंगे। तो बेनिफिट ऑफ एससीएस या बेनिफिट टू एससीएस कर लीजिए कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को क्या बेनिफिट मिलता है, सो दैट के डिमांड से रेगुलर उठ रहे हैं। तो इसलिए बोला था कि डिमांड वाला चीज लिख लीजिए, तभी तो आप जस्टिफाई कर पाएंगे कि हाँ ये सारे स्टेट्स मिलकर डिमांड कर रहे हैं, सो दैट की बेनिफिट क्या है। बेनिफिट को समझने से पहले देखिए कुछ चीजों को हम लोग डिस्कस करते हैं। आप देखिएगा कि हमारे पास टर्म्स बतलाइए। लोन समझते हैं? लोन, आपने कोई अमाउंट लिया तो आपके डेवलपमेंट के लिए आपको पैसे चाहिए, तो आपने क्या, आपके पास 2 तरीके हो, आप क्या ढूंढेंगे, लोन लेंगे, दूसरे से मदद लेंगे, पैसा लेंगे, तो आपको तो बदले में रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना है। तो आप किस ऑप्शन को ज्यादा चूज करेंगे, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट या जहां पे लगभग देना ही ना पड़े इंटरेस्ट रेट, तो आप उसी को चूज करेंगे। तो एक तरफ होता है जो फाइनेंशियल असिस्टेंस होगा, फाइनेंशियल हेल्प चाहिए होगा, एक होता है कि हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लेना, और दूसरा होता है नेग्लिजिबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लेना। तो जब आप लोन लेते हैं ना तो वो हाई इंटरेस्ट रेट पे है, और जब आपको कुछ ग्रांट मिलता है तो वो नेग्लिजिबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा। समझ गए? क्लियर है ना? तो नेग्लिजिबल रेट और नो इंटरेस्ट रेट ना के बराबर लगभग होता है। तो कोशिश क्या होगी कि हम मैक्सिमम पैसा किस में लें, ग्रांट में लें। तो पहला बेनिफिट
एससीएस स्टेट जो है उनको 100 रुपए में 90 पैसा जो है वो ग्रांट मिलेगा और 10 पैसा जो है वो लोन मिलेगा। समझ गए? और जो नॉर्मल स्टेट है, नॉर्मल के लिए, अदर स्टेट के लिए क्या बोलेंगे? अदर स्टेट में 60 पैसा ग्रांट मिलता है, 40 पैसा लोन मिलेगा। तो देख रहे हैं ना कितना फायदा है। तो कोई भी स्टेट क्या चाहेगा? डिमांड करेगा ना। दूसरी बात हम लोग देख लेते हैं, इसी से समझते चलेगा टर्म से। ये वाला टर्म क्लियर हो गया। अब आप देखिए कि सेंटर, पहले तो इस बात को समझते हैं कि स्टेट जो है, स्टेट गेट्स फंड फ्रॉम। आप मुझे ये बताइए कि करेंसी एज ए सब्जेक्ट मैटर किसका है? सब्जेक्ट यूनियन का है या स्टेट का है? यूनियन का है। तो यूनियन का है तो यूनियन के पास तो अपने पैसों का, पैसे के लिए इंतजाम करके रखा हुआ है यूनियन ने। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन, आरबीआई यूनियन लेवल पे काम कर रही है। दैट्स व्हाई स्टेट को पैसा चाहिए तो वो किसकी तरफ देखेगा कि भाई हमको दे दो? सेंटर की तरफ बार बार देखेगा। तो क्या क्या हो सकता है? बोलेगा क्या कि आप हमको लोन दे दीजिए। दूसरा बोलेगा कि लोन नहीं है, लोन मत दीजिए, ग्रांट ही दे दीजिए हमको। तीसरा देखेगा कि स्टेट के पास अपना टैक्स मैकेनिज्म है ना, नहीं है? स्टेट के पास अपना भी तो टैक्स मैकेनिज्म है कि उस टैक्स मैकेनिज्म के थ्रू स्टेट के पास पैसे, आपने स्टेट गवर्नमेंट में कुछ काम धंधा शुरू किया तो स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं ना, तो वो पैसा जो है टैक्स पे हो रहा है तो स्टेट, वो पैसा कहां जा रहा है? स्टेट को मिल रहा है। तो दैट्स व्हाई वो भी तो चीज हो गया। अगला हो जाएगा कि अभी आपने जस्ट पढ़ा था कि सेंट्रल स्टेट फाइनेंस रिलेशन को इनहेंस करने के लिए कौन सी बॉडी है? फाइनेंस कमीशन। तो फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे भी पैसा मिलता है। फाइनेंस कमीशन जो रिकमेंडेशन करेगा उसके आधार पर ही पैसा मिलता है। तो ये सारे मैकेनिज्म है कि स्टेट गवर्नमेंट को पैसा मिलता है ना। तो अब तो जब पैसा उसको मिल रहा है तो अच्छा ये बताइए कि अपने यहाँ जो ग्रांट है, जो फाइनेंशियल असिस्टेंस सेंटर से स्टेट को मिल रहा है, तो वो क्या एक बार मिल गया तो बस कितने भी टाइम के लिए मिल जाता है कि, तो वो एक फाइनेंशियल ईयर के लिए मिलेगा ना। और जो हमारे यहाँ फाइनेंशियल ईयर है, हमारा फाइनेंशियल ईयर बताइए कहां से कहां तक है? हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो है आपका 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च। यानी कि जो भी पैसे स्टेट को मिले हैं वो इसी फाइनेंशियल ईयर के लिए मिले हैं ना। समझ गए? यानी कि अगर जो पैसा खर्च हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो अनस्पेंट मनी है ना। तो अच्छा, बहुत पहले भी डिस्कशन हुआ होगा कि हमारे पास जो मेजर फंड के तौर पे है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर होता है, या फिर मतलब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवा रही है, तो वो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट कौन से फंड से देगी उसको? कौन सा? संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, है ना। तो यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से स्टेट को फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल रहा है। अगर वो पैसा खर्च हो गया तो ठीक है, नहीं खर्च हुआ तो दैट मनी इज बैक टू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। समझ गए ना? यानी अनस्पेंट मनी इज बैक टू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। किसके लिए? अदर स्टेट्स के लिए। बट ये अगर फिर से पैसा उसको चाहिए हुआ तो वही प्रोसेस के थ्रू जाएगा, तो घाटा हो गया ना कि मिलेगा नहीं मिलेगा। तो जो एससीएस वाले स्टेट है ना उनको क्या मिलेगा? हम बोल सकते हैं अनस्पेंट मनी इज नॉट बैक टू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, समझ गए ना? यानी कि अदर स्टेट के लिए क्या होता है? वो बैक हो जाता है, रिटर्न हो जाता है। अब यहां पे चूंकि क्लास पहले से चल रही है इसलिए कंसोलिडेट फंड जो है आप फिलहाल के लिए यही समझिए कि मेजर जो गवर्नमेंट का फंड है ना वो यही होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं संचित निधि, है ना। क्या बोल रहे हैं? संचित निधि। निधि मतलब जो खर्च मतलब खजाने हैं उसको लेकर के। क्लियर है? तो दूसरा फायदा क्या हो जाएगा कि जो खर्च नहीं हो पाया है यानी अनस्पेंट मनी है वो कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया में वापस नहीं जाता है, क्योंकि अब उनके पास रहेगा। तो नहीं तो क्या होगा कि फिर से वही प्रोसेस लगेगा दिलवाने में। तो ये भी फायदा हो गया। तीसरा, टैक्स बेनिफिट मिलता है ना। टैक्स बेनिफिट मिलेगा, फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा, क्योंकि ग्राउंड तो देख रहे थे ना कि नॉन वायबल नेचर ऑफ स्टेट फाइनेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस, है ना। तो ये सारे फायदे हैं अगर कोई भी स्टेट जो है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के अंदर में रिकॉग्नाइज हो जाता है। तो कोई भी स्टेट चाहेगा ना, दैट्स व्हाई डिमांड उठते रहते हैं। तो ये अपना हो गया बेनिफिट का मामला।
है ना। अब हम लोग देखते हैं इसको लेकर के, हटाएं, कि अब क्या कुछ डेवलपमेंट हुआ है। देखिए रिसेंट मुद्दे में है कि रिसेंटली ये रिकॉग्नाइज किया गया कि उड़ीसा के द्वारा देखा था आपने क्या कि डिमांड करने वाले में अपने पास उड़ीसा स्टेट भी है ना। तो रिसेंट पर्सपेक्टिव क्या है हमारे पास कि रिसेंट में द डिमांड ऑफ उड़ीसा गवर्नमेंट हैज बीन डिनाइड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना, स्टेटिंग। अब यहां पे समझिएगा कि उन्होंने क्या किया कि उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा जो डिमांड किया जा रहा था स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का, तो उन्होंने क्या बोला क्या कि नहीं, आपको नहीं मिलेगा। लेकिन नहीं मिलेगा तो आप क्या बतला सकते हैं, इस तरह से क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ गलत काम किया? हाँ बोलिए चंचल, सेंट्रल गवर्नमेंट ने मना करके कुछ गलत किया? आपको गवर्नमेंट के अगेंस्ट तो जवाब देना ही नहीं है, नहीं देना है ना। गवर्नमेंट ने अगर कुछ एक्शंस लिया तो प्रो गवर्नमेंट आपकी सोच को रखना है। तो हम सीधे नहीं बोल देंगे क्या कि हाँ सही है गलत है, सब्जेक्ट मैटर पे जाएंगे कि क्या बोलना चाह रहा है। इसी वजह से यहां पे रुक गए। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट मना कर दी कि नहीं मिलेगा और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है क्या कि डू यू एग्री दैट सेंट्रल गवर्नमेंट हैज मेड ए ग्रेट मिस्टेक इन दिस डायरेक्शन, समझ गए। तो आपको कभी भी ये नहीं करना है, रेदर इसीलिए हम आगे एड ऑन कर रहे थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने मना तो कर दिया, लेकिन मना करने के समय क्या बोला, स्टेटिंग द रिकमेंडेशन ऑफ। सेंट्रल गवर्नमेंट जब ऐसा कर रहे थे तो उसने किसका हेल्प लिया, 14th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन का हेल्प लिया, जिसने कि क्या बोला था, रिकमेंडेड फॉर डिसकंटिन्यूएशन ऑफ SCS स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, discontinuation of SCS special category status to the state based on Gargill formula, समझ में आ गया कि चूंकि 14th फाइनेंस कमीशन ने ही रिकमेंड कर दिया था क्या कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो कि ग्रांट होता है, स्टेटस मिलता है राज्यों को, उसको अब हम डिसकंटिन्यू करेंगे। और इट वाज इनेक्टेड इन 2015, समझ गए बात को। 2015 में ये इनेक्ट कर लिया जाता है और 2023 में ये सब बातें हो रही थी 2023 में। दैट्स वाई हम गवर्नमेंट को ये नहीं बोलेंगे क्या कि हाँ गवर्नमेंट ने गलत किया, आप हमेशा इस चीज को करेंगे कि उड़ीसा के गवर्नमेंट को फाइनेंस मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मना कर दिया गया। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस वक्त किसका रेफरेंस ले रही थी, 14th फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन का हेल्प ले रही थी, जो कि क्या रिकमेंड किया जिसने, कि उन्होंने बोला क्या कि जो कि SCS स्टेटस मिलता है वर्तमान में, किसके बेसिस पे, गार्डगिल फार्मूला बेस्ड SCS स्टेटस शुड बी डिसकंटिन्यूड इन आवर कंट्री, समझ गए बात को। और उसने बोला कि दिस शुड बी कंटिन्यूड टू 7 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, यानी दिस शुड बी कंटिन्यूड टू नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया ओनली, यानी कि जो SCS का अभी है वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट स्टेट में ही कंटिन्यू करना चाहिए और कहीं किसी को नहीं मिलना चाहिए, समझ गए बात। तो इसके ये रिकमेंडेशंस हैं। इसीलिए जब क्वेश्चन ये आए कि क्या ऐसा, जैसे कि मान लीजिए रिसेंटली द डिमांड ऑफ उड़ीसा, इनफैक्ट क्वेश्चन दूंगा लास्ट में कि रिसेंटली द डिमांड ऑफ उड़ीसा गवर्नमेंट हैज बीन डिनाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डू यू एग्री दैट द डिमांड ऑफ मतलब डूइंग सो द गवर्नमेंट हैज मेड सम एरर, है ना, कुछ गलती की है गवर्नमेंट ने, या व्हाट डू यू सजेस्ट। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि आपका क्या सलाह है, आपकी क्या सिफारिश हो सकती है, तो बतलाइए क्या आएगा, मतलब इसमें क्या अप्रोच रखेंगे। नहीं, पहले तो ये है क्या कि द डिमांड, रिसेंटली द डिमांड ऑफ उड़ीसा गवर्नमेंट हैज बीन डिनाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो किस चीज का डिमांड था, तो आप ये बतलाएंगे ना कि डिमांड, आप इंट्रोडक्शन में आपने ये चीज दीजिए कि उड़ीसा गवर्नमेंट का डिमांड है ना, आप या फिर किस चीज को लेके, SCS को लेके, तो आप ये बोल सकते हैं क्या कि मतलब रिगार्डिंग इंडियाज फेडरलिज्म देयर आर प्रोविजंस ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, है ना, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस
सिंस स्टेट्स आर नॉट यूनिफॉर्म इन देयर सोशियो डेमोग्राफिक प्रोफाइल, एक सारे सोशियो डेमोग्राफिक यानी सामाजिक जननांक की स्थिति के आधार पे सारे स्टेट्स बराबर नहीं है। दे मे बी डिफर इन टर्म्स ऑफ देयर डेमोग्राफिक, है ना, दे मे बी डिफर, देयर मे बी डिफरेंसेस इन टर्म्स ऑफ देयर physiographic division, there may be differences in terms of their financial या economic consideration, है ना, strategic location, ये सारे के बेसिस पे differences हो सकते हैं। That's why special SCS category states को certain benefits are recognized to them, यानी ना benefits दिया जाता है। तो ये इंट्रोडक्शन में ऐसा करके बोल दीजिए। अब उसके बाद टॉपिक दीजिए, मेन बॉडी पे आइए और ये दीजिए क्या कि रीजंस फॉर द डिमांड, है ना, रीजंस बतलाइए कि क्या है रीजंस डिमांड के। तो आप वही जो साइजेबल शेयर ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन के बेसिस पे डिमांड का वजह तो बतलाइएगा ना, कि ऐसे ही बोल दीजिएगा कि नहीं डिमांड कर रहा है, तो वो इलॉजिकल आंसर हो गया। क्योंकि सिविल सर्विस का है ना, नौकरी भी क्या मिल रही है वो भी चीज देखिए। और दूसरी बात है क्या कि उड़ीसा गवर्नमेंट के जो भी आर्ग्यूमेंट है इस डिमांड के पीछे, आप उन सारे पॉइंट्स को हाईलाइट करिए। अपने आंसर को अच्छा बनाने के लिए आप जो है पॉलिटी का क्वेश्चन, बट अपनी ज्योग्राफी की चीज को यूज करिए, उड़ीसा का मैप बना दीजिए। आपसे नहीं बोल रहा है कोई कि बहुत अच्छा पेंटिंग करिए, आप रफ स्केच करिए वहां पे, है ना, डायग्राम को जरूर यूज करिए सो दैट कि उड़ीसा दिख जाए कि कहां पे है, समझ गए। रफली स्केच करिए, उसके बाद डिमांड कर दीजिए। आखिर उड़ीसा गवर्नमेंट के डिमांड के पीछे कुछ तो फायदा होगा उसको डिमांड करने से, तो आप ये टॉपिक दे दीजिए, उसी हेड मतलब नेक्स्ट हेडिंग दे दीजिए, बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद द मतलब SCS, है ना, SCS कैटेगरी स्टेट्स, मतलब सॉरी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। तो ये बेनिफिट्स के बारे में मेंशन कर दीजिए और उसके बाद रिसेंट में करके दे दीजिए, द डिमांड ऑफ उड़ीसा गवर्नमेंट हैज बीन डिनाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेस्ड कोटिंग द रिकमेंडेशन ऑफ 14th फाइनेंस कमीशन विच रिकमेंडेड फॉर, ऐसे ऐसे करके कर दीजिए, पॉइंट वाइज ही लिखिए। अब उसके बाद ये कर दीजिए क्या कि गवर्नमेंट की गलती कहां है, गवर्नमेंट तो 14th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन को कोट कर रहा है ना, गवर्नमेंट तो कहीं गलत है ही नहीं। अब इस वजह से क्या है कि आप जब देख पा रहे हैं कि 2015 में ही उसको लागू कर दिया गया, तो 2023 तो बहुत दूर पे आ गया ना, तो इस वजह से तो अब 14th फाइनेंस कमीशन का क्या एस्पेक्ट है, सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन को प्रमोट करने को लेकर के होता है। और जब फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड ऐसा कर दिया, तो जबकि ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो ये नशे की हालत में थोड़ी रिकमेंड किया होगा, सब कुछ एग्जामिन करके, इसके जो प्रोसेस है इसका बहुत एग्जामिन करके करते हैं सिचुएशन को। इसका फंक्शन जो है वो क्वासी जुडिशियल फंक्शन बोलते हैं, मतलब जजेस वगैरह देखते हैं क्या कि जज जो है नशे की हालत में जजमेंट देते हैं, सब कुछ केसेस को एकदम माइन्यूटली स्टडी करते हैं ना, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, विद द हेल्प ऑफ जो अभी आज के डेट में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय जो साक्ष्य अधिनियम है उसको लेकर के, यानी कि एक एक प्रोविजंस को माइन्यूटली करते हैं, दोनों पक्षों की दलील को सुनते हैं, दैट्स व्हाई। और इसके जबकि उसका क्या है, न्यायिक प्रक्रिया है, जुडिशियल प्रोसेस है, जबकि इसके प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, अर्ध न्यायिक क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है। तो समझ गए ना कि यहां भी सिंस जो रिकमेंडेशन बनाते हैं, रिपोर्ट तैयार करते हैं, इट रिक्वायर्स इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, एग्जामिनेशन ऑफ द मैटर, दैट्स व्हाई हम लोग इसको क्या बोलते हैं, क्वासी जुडिशियल नेचर। मतलब रिपोर्ट का जो नेचर है दैट लुक्स लाइक कि वो क्वासी जुडिशियल अर्ध न्यायिक टाइप का है, दैट्स व्हाई, यानी कि सोच समझ के ही रिकमेंडेशन दिया होगा, इस वजह से गवर्नमेंट की गलती नहीं है। समझ गए अपने अप्रोच को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। अब क्या होगा, मान लीजिए आपने तो बतलाया ही नहीं कि उड़ीसा को फिर होगा क्या, सॉल्यूशन क्या है बतलाए। देखिए सिविल का है ना, जो पोस्ट मिलने वाला है वो बहुत सब्जेक्टिव नेचर का है। आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की मतलब जब भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही बनेंगे किस दिन, बट जब शुरुआत में पोस्टिंग होती है, आप स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाते हैं, उस हिसाब से क्या है कि आपको आपके मतलब आपकी क्वालिटी, आपकी कैलिबर की वजह से जाना जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में, दैट्स व्हाई आपको क्या बतलाना पड़ेगा। और वहां पे आप एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी को ही तो दिखा के सिविल सर्विस के लिए अपने चुने जाने का दावा करते हैं। तो दैट्स व्हाई यहाँ पे करिए कि अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, आपने बस सब्जेक्ट मैटर को इनलार्ज कर दिया कि हाँ देखिए ऐसा ऐसा हुआ था, तो उससे उड़ीसा का क्या भला हुआ, उड़ीसा को कोई सॉल्यूशन तो मिला नहीं। दैट्स व्हाई हम यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन जो होंगे ना, हम दो टर्म में रखते हैं, एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन यानी कि तुरंत में इमीडिएट त्वरित उपाय क्या होंगे, और दूसरा लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में क्या, चूंकि उड़ीसा के डिमांड को मना कर दिया गया है, तो उड़ीसा के लिए शॉर्ट टर्म डिमांड क्या होगा, उड़ीसा गवर्नमेंट भी पूरा कर सकती है। दैट्स व्हाई हम ये बोल सकते हैं कि उड़ीसा गवर्नमेंट शुड मेक कोहेसिव और कंक्रीट सोशियो डेमोग्राफिक
सोशियो डेमोग्राफिक स्कीम्स, है ना, ट्राइबल्स के लिए जो है वो स्पेसिफिकली जो प्रॉब्लम जिसकी वजह से उड़ीसा डिमांड कर रहे हैं, ट्राइबल्स के लिए एक होलिस्टिक प्लान बनने चाहिए। आप ये बोल सकते हैं क्या कि साइक्लोन के रिगार्डिंग, साइक्लोन मतलब जो डिजास्टर मैनेजमेंट जो कि साइक्लोन की वजह से है, एक इफेक्टिव प्लान बनना चाहिए, है ना। सेंडाई फ्रेमवर्क जो है डिजास्टर मैनेजमेंट, अभी जो रिसेंट पैरामीटर्स है हमारे, रिसेंट डेवलपमेंट है, वो डिजास्टर मैनेजमेंट तो समझ रहे हैं ना, साइक्लोन से अफेक्ट होना डिजास्टर मैनेजमेंट में लेंगे। तो डिजास्टर मैनेजमेंट को कंट्रोल करने के लिए या डिजास्टर मैनेजमेंट के रिगार्डिंग जो अप्रोच है हमारी, अभी वो करंट उसके डायरेक्शन में कौन सा फ्रेमवर्क चल रहा है, वो फ्रेमवर्क चल रहा है सेंडाई फ्रेमवर्क। चूंकि जापान के एक शहर है ना, नाम क्या है उसका, सेंडाई में ही ये कन्वेंशन एप्लीकेबल हुआ था, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, सेंडाई फ्रेमवर्क, समझ गए ना, SENDAI। अपने इंटरनेशनल लेवल पे या मतलब एक जो इनिशिएटिव्स हैं वहां पे क्या होता है, जब किसी शहर में किसी जगह पे किसी पर्टिकुलर पर्पस को लेकर के कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज होता है और वहां पे बहुत सारे रिकमेंडेशंस आते हैं, बहुत सारी चीजों को एडॉप्ट किया जाता है, तो वो फ्रेमवर्क, जैसे मान लीजिए आप पढ़ते हैं शिक्षा नीति, है ना, नेशनल मतलब करिकुलम फ्रेमवर्क, तो वो फ्रेमवर्क शिक्षा के लिए यहाँ पे क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर के। तो सेंडाई फ्रेमवर्क क्या हो जाएगा, डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर के हो जाएगा। और जो अप्रोच थी ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेंडाई फ्रेमवर्क ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन अप्रोच, है ना। देखिएगा यहाँ पे मैंने एक टर्म यूज किया, ये भी चीज आप एड ऑन कर लीजिए, डिजास्टर रिडक्शन रिस्क अप्रोच। चलिए थोड़ा इसी के रिगार्डिंग डिस्कशन कर लेते हैं। मान लीजिए आपके पास किसी कहीं पे डिजास्टर आ गया, है ना, आप डिजास्टर होने का वेट करेंगे, अर्थक्वेक आने का वेट करेंगे कि अर्थक्वेक आ जाओ फिर हम अपना मैनेजमेंट प्लान दिखलाएंगे दुनिया को, या फिर मतलब कि फ्लड आ गया तब आप बताएंगे कि मेरे पास जो मैनेजमेंट प्लान है हम तब दुनिया को दिखलाएंगे, फ्लड तो आ जाने दो, ऐसा करेंगे क्या? आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव इफेक्टिवनेस है आप कब दिखेगा कि आप फ्लड के लिए कितना तैयार है पहले से। अगर इनकेस फ्लड आ जाता है तो आपके पास क्या कॉम्पिटेंसी लेवल है कि आप उसके अगेंस्ट, आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अगेंस्ट मतलब रेजिलियंट टू दैट डिजास्टर, है ना, नेचर ऑफ डिजास्टर, उसके विरुद्ध कितने तैयार खड़े हैं, समझ गए ना। तो यानी कि एक तरफ जो हमारा पहले का अप्रोच था वो था डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर हो गया, अब हम कितना इफेक्टिव है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, पोस्टमार्टम नेचर का हो गया ना, उस इवेंट के आने के बाद, डिजास्टर होने के बाद क्या अप्रोच है ना। तो यहाँ पे लॉस आपको ज्यादा दिखेगा, जबकि डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का क्या मतलब है, डिजास्टर से होने वाले रिस्क को ही हम रिड्यूस कर दें। जैसे आपने देखा होगा सुनामी का एक्सपीरियंस जब हुआ 2004 में हमारे पास, तो पूरी दुनिया मतलब जो इंडियन ओशन रीजन थे बहुत सारे लोग मर गए, लगभग 3 लाख लोग मर गए। तो अगर हम तैयार होते सुनामी को झेल मतलब सुनामी के अगेंस्ट तैयार रहते तो इतना कैजुअलिटीज होता ही नहीं। तो डेवलपमेंट में क्या किया हमने, 2007 में अर्ली सुनामी वार्निंग सिस्टम को इंस्टॉल कर दिया कि सुनामी के आने से पहले ही हमें पता चल जाएगा, सो दैट कि हम टाइमली जो है लाखों लोगों को वहां से हटा सकते हैं। लॉस होगा, लॉस है, लेकिन यहाँ पे क्या है, नल लाइफ का लॉस है ना, घर तो बन जाएंगे ना दोबारा, लाइफ चली जाएगी नहीं आएगी दोबारा, है ना। लाइफ में मतलब ह्यूमन लाइफ, कैटल लाइफ, सब कुछ, लाइफ स्टॉक वगैरह सब कुछ मेंशन है। दैट्स व्हाई डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को ना आप फेवर करेंगे या डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान को फेवर करेंगे इसको। तो ये वाला अप्रोच किस कहां पे तैयार किया गया, सेंडाई फ्रेमवर्क में, समझ गए ना। और सेंडाई फ्रेमवर्क का जो अप्रोच है, टाइमलाइन है, वो कहां से कहां तक है, 2015 से 2030 तक के लिए एप्लीकेबल है। दैट्स व्हाई चीजों को आप कैसे यूज करेंगे, मतलब समझ गए ना कि आपकी नॉलेज का इंटीग्रेशन, एक अच्छा आंसर दैट रिक्वायर्स, दैट 100% रिक्वायर्स कि आपके नॉलेज का इंटीग्रेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पॉलिटी का है तो हम प्योरली पॉलिटी वाले वर्ड्स में ही लिखेंगे। यहाँ पे आप शॉर्ट टर्म मेजर्स में दे सकते हैं ना, क्या कि हाँ अगर मान लीजिए उस त्रासदी को ही हम रोक दें, उस त्रासदी से होने वाले नुकसान को ही रोक दें, तो उड़ीसा क्यों डिमांड करेगा एससीएस को, पैसा तो मान लीजिए लॉस तो हो ही नहीं रहा है ना, लॉस को हमने मिनिमाइज कर लिया। दैट्स व्हाई हम शॉर्ट टर्म मेजर्स में बोल सकते हैं क्या कि कोहेसिव प्लान मस्ट बी इनेक्टेड इन टर्म्स ऑफ कंसिडरेशन ऑफ द नेचर ऑफ सोसाइटी, मतलब कि ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए एक इंक्लूसिव एरिया अप्रोच होना चाहिए, है ना, ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए एक होलिस्टिक प्लान बनने चाहिए। दूसरा मतलब जो उसी में आप एड ऑन करिए क्या कि गवर्नमेंट को चाहिए क्या कि अपने प्लान्स बनाए वो सेंडाई फ्रेमवर्क के अंदर से, मतलब सेंडाई फ्रेमवर्क के संदर्भ में, जो कि डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के अप्रोच पे बेस्ड है। समझ गए ना, एक लाइन में आपने एग्जामिनर को बहुत सारा मैसेज दे दिया।
अब आ जाते हैं लॉन्ग टर्म प्लान में। लॉन्ग टर्म प्लान में जो है आप ये करिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देखना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एग्जामिन करना चाहिए मैटर को और अकॉर्डिंगली उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाना चाहिए, है ना। और दूसरी बात आप ये भी बोल सकते हैं कि मतलब इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो कि देख रहे हैं एससीएस वाला बार बार मुद्दा आता है, अब वहीं पे आप ये भी बताने की कोशिश करिए अपने आंसर में क्या कि सिर्फ उड़ीसा का ही डिमांड नहीं है, और भी जगह से ये डिमांड है, दैट्स वाई एक नेशनल इश्यू हो जाता है ना। तो इसीलिए लॉन्ग टर्म प्लान के लिए बोलिए कि गवर्नमेंट को एक कमिटी बना देनी चाहिए इस डायरेक्शन में, सो दैट कि वो स्टेट की जो हर स्टेट को कंसीडर करके एक फेडरलिज्म के एस्पेक्ट को कंसीडर करके वो अपने रिकमेंडेशन दे और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करे, कुछ रिकमेंडेशन का पालन करे। समझ गए? तो ये आपके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म आंसर। तो मतलब जो भी एग्जामिनर है उसको लगेगा कि नहीं रैशनैलिटी है इस आंसर में, एक जो भावी सिविल सर्वेंट है ना उनके जैसा आंसर लिखा गया है, तो इस वजह से फिर आपको देखिए मार्क्स कितने अच्छे मिलते हैं। समझ गए? तो ये तो हो गया अपना मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रेफरेंस से, और वहीं पे हम लोग देख लेते हैं क्या कि हमारे अब जो पहला था डेवलपमेंट कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन किया गया था कि हाँ कि अंडर पार्ट 21 देयर आर प्रोविजंस ऑफ मतलब प्रोविजंस हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड इन टर्म्स ऑफ स्पेशल प्रोविजंस टू फ्यू स्टेट्स। समझ पा रहे हैं? तो ये डेवलपमेंट है। अब हम लोग देख लेते हैं स्पेशल प्रोविजंस तो फ्यू स्टेट्स में क्या क्या है। ठीक है, मतलब कि जो पहला वाला अगर फ्रेमवर्क वो स्ट्रक्चर तैयार है तो फिर देख लीजिएगा। यहां पे देखते हैं यानी पार्ट 21 के अंदर में क्या क्या प्रोविजंस है उसको लेकर के। ठीक है, पार्ट 21 के अंदर में पहले तो आर्टिकल 370 का रेफरेंस ले लीजिए, जो कि अभी क्या है, स्क्रैप है ना, अभी नहीं है, रिपील्ड है ये अपने पास। अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो रिपील है ना डिलीट कर दिया जाता है वहां पे रिपील्ड लिखा गया, रिपील्ड बाय दिस। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, दूसरे डेवलपमेंट में हम लोग देख लेते हैं 371 है ना। तो 371 क्या है कि यहां पे क्या किया जाएगा, 371 किसको डील करता है, महाराष्ट्र एंड गुजरात को डील करता है, यानी पूरा का पूरा नहीं, ये क्या बोल सकते हैं बैकवर्ड रीजन ऑफ द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात। आर्टिकल 371 में स्पेशल प्रोविजन दिया गया है कौन से स्टेट के लिए, महाराष्ट्र एंड गुजरात के लिए। किस चीज के लिए, वहां के बैकवर्ड रीजन्स के लिए। क्या बोला गया कि उनका जो बैकवर्ड रीजन है उनका जो डेवलपमेंट होगा कैसे होगा, वो होगा स्पेशल डेवलपमेंट बोर्ड बना के, है ना, डेवलपमेंट बोर्ड बना के एडमिनिस्ट्रेशन होगा। किस पर्पस के लिए, इन दोनों स्टेट के बैकवर्ड रीजन्स को लेकर के। चलिए इसको लाइव बना देते हैं। सुना होगा फार्मर सुसाइड के बारे में, सुने हैं ना, महाराष्ट्र में फार्मर सुसाइड बहुत सारी मूवी वगैरह भी आई है। तो कौन से रीजन का है वो, विदर्भा और मराठवाड़ा, मोस्ट प्रोबेबली सुने होंगे नाम, विदर्भा और मराठवाड़ा, ये जो दो रीजन है महाराष्ट्र के अंदर में। और गुजरात में सौराष्ट्र रीजन जो कि साउथ गुजरात का रीजन है, और आपका रन ऑफ मतलब कच्छ वाला रीजन। तो ये दोनों इस रीजन से, और मराठवाड़ा और विदर्भा महाराष्ट्र से। तो ये बैकवर्ड रीजन्स इन दैट स्टेट, और इसके प्रोविजंस के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बोला गया है कि इन जगहों का, इन बैकवर्ड रीजन्स का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, स्पेशल डेवलपमेंट बोर्ड बना के। बोर्ड है ये, है ना, स्पेशल डेवलपमेंट बोर्ड बना के कौन बनाएंगे, गवर्नर बनाएंगे, है ना, क्रिएटेड बाय गवर्नर। तो आप यहां भी देखिएगा कि गवर्नर को स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है ना। तो ये रिकॉग्नाइज करिए इस चीज को कि आर्टिकल 371 के अंदर है महाराष्ट्र और गुजरात का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, यानी कि बैकवर्ड रीजन्स ऑफ दिस स्टेट कैसे, स्पेशल डेवलपमेंट बोर्ड बना के, एसडीबी बना के। ठीक, आगे आ जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं 371A। तो दूसरा प्रोविजन है अपने पास आर्टिकल 371A का। तो 371A का ए जो है किसको स्पेशल प्रोविजन देता है, नागालैंड को। तो नागालैंड को जो स्पेशल प्रोविजन देता है वो ये बोलता है कि नागालैंड की जो ट्रेडिशन है, नागालैंड की जो कस्टम है ना, नागालैंड की जो सोशल ट्रेडिशंस हैं, कस्टम्स हैं, वहां की जो लैंग्वेज वगैरह है, मतलब उन सब टर्म्स में इसका मतलब क्या होगा, देयर इज नो एप्लीकेबिलिटी ऑफ, एप्लीकेबिलिटी समझ रहे हैं ना, क्या कि वो लागू नहीं होगा, नो एप्लीकेबिलिटी ऑफ पार्लियामेंट्री लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस सिस्टम। एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस सिस्टम का मतलब समझ रहे हैं, जो अपना जुडिशियल प्रोसेस है, जुडिशरी के जो कंपोनेंट है, एलिमेंट्स हैं,
एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस सिस्टम, कहने का मतलब जो कोर्ट के टूल्स हैं, नो एप्लीकेबिलिटी ऑफ पार्लियामेंट्री लॉ इन एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस सिस्टम ऑन नागाज, नागा लिख रहे हैं शॉर्ट में, नागाज सोशल ट्रेडिशन कस्टम, है ना, ये सब। तो यानी कि है ना स्पेशल प्रोविजन कि हर जगह एप्लीकेबल होता है, बट नागालैंड को जो है, नागालैंड हमारा फेडरल कंपोनेंट बना, तो नागालैंड को हमने जो है ये एग्जेम्पशन देके रखा कि चलिए आपके सोशल, आपकी जो ट्रेडिशंस हैं, कस्टम्स हैं, है ना, उन सब पे पार्लियामेंट्री लॉ की एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, दूसरा हम लोग देख लेते हैं बी, 371 बी। बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं करना है, शॉर्ट में करके चलना है। तो 370 बी जो है, 371 बी असम के प्रोविजंस को डील करता है। ये बोला गया कि जो असम, देखिए ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए रिकॉग्नाइज्ड है, तो असम की लेजिस्लेटिव असेंबली में, मतलब असम की लेजिस्लेटिव असेंबली में ट्राइबल पॉपुलेशन का एंगेजमेंट होगा, इन्वॉल्वमेंट होगा, है ना। वहां पे जो बोला गया कि ट्राइबल्स के लिए एक वहां की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में एक स्पेशल प्रोविजंस रहेंगे, है ना। है ना, ये बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट को ये फंक्शन दिया गया कि एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करे फॉर द ट्राइबल पॉपुलेशन, मतलब फॉर ट्राइबल डेवलपमेंट इन द स्टेट ऑफ असम। कैसे, क्या कि ट्राइबल जो रीजन है वहां से लोग चुन करके आएंगे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो वही चीज है ट्राइबल पॉपुलेशन का मतलब एंगेजमेंट, इन्वॉल्वमेंट इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ असम। समझ में आ गया। तो आपका ए हो गया नागालैंड, बी हो गया असम, सी हो गया मणिपुर। सी किसके लिए है? मणिपुर के लिए। तो सेम लिख लीजिए, सेम एज असम। मणिपुर में क्या है प्रोविजन? सेम एज असम। सेम एज असम, बट द मेंबर्स शैल बी इलेक्टेड फ्रॉम हिल एरियाज ऑफ मणिपुर। वहां पे कहां से मेंबर चुन के आ रहे थे? ट्राइबल एरिया ऑफ मणिपुर, है ना। ट्राइबल, ये पॉपुलेशन उसी को इंडिकेट कर रहा है। ट्राइबल यहाँ पे है, सॉरी मणिपुर नहीं, यहाँ पे असम के प्रोविजन के लिए है, क्या कि ट्राइबल एरिया ऑफ असम से वहां पे रिप्रेजेंटेशन हो रहा था। जबकि यहाँ असम के केस में, मणिपुर के केस में क्या है? सेम है प्रोविजंस, बट जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे कौन से आएंगे, कहां से आएंगे? वो हिली एरियाज ऑफ मणिपुर से। तो वही वो चीज बोला क्या कि सेम एज असम, बट डिफरेंस क्या हो जाएगा कि वो जो मेंबर्स इलेक्टेड होंगे एसएलए में वो कहां से चुन के आएंगे? मणिपुर के हिल एरियाज से। क्लियर है ना। तो ये हो गया अपना 371 सी। डी का लिख लीजिए उसी तरीके से 371 डी। थोड़ा फास्ट लिखिएगा, इन सबको कुछ है नहीं, फटाफट करना है। 371 डी में इसलिए वो भी करवा देते हैं क्या कि है सिलेबस में, अब पूछेगा नहीं पूछेगा मतलब नहीं है। ये देखिए डी एंड ई जो है दोनों ही आंध्र प्रदेश के लिए। समझ गए। पहली बात तो ये हो जाती है क्लियर कि डी और ई का प्रोविजन जो है किसके लिए हो जाएगा? आंध्र प्रदेश के लिए। डी का क्या बोलता है? डी के लिए बोला जाता है कि आंध्र प्रदेश के लोगों के लिए मतलब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, है ना। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए स्पेशल, पार्लियामेंट को स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है आंध्र प्रदेश के लोगों के लिए। आंध्र प्रदेश के लोगों के लिए मतलब यूथ के लिए वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए स्पेशल प्रोविजन बना के रखेंगे। इसलिए देखिएगा अपने पास, इसको हम ऐसे ही पढ़ सकते हैं, आर्टिकल 16, वी हैव आर्टिकल 16 क्लाउज 3। आर्टिकल 16 क्लाउज 3 में पार्लियामेंट के पास स्पेशल पावर मिल जाता है। पार्लियामेंट जो है एक पावर एंजॉय करता है। पार्लियामेंट हैज पावर टू मेक लॉ, है ना। पार्लियामेंट हैज पावर टू मेक लॉ फॉर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। समझ गए ना। वहां के लोगों के लिए, रोजगार के लिए, फॉर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इन द स्टेट, किसी भी राज्य के लिए, इन द स्टेट ऑन द ग्राउंड ऑफ रेजिडेंस। ग्राउंड ऑफ रेजिडेंस यानी
रहने के आधार पे जिस जगह पे लोग रह रहे हैं, बसे हुए हैं, एक होता है डोमिसाइल, एक होता है रेजिडेंट। समझ गए ना? तो पार्लियामेंट को आर्टिकल 16 क्लॉज 3 के अंदर में स्पेशल प्रोविजन मिला हुआ है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए ऑन द ग्राउंड ऑफ रेजिडेंस पार्लियामेंट लॉज बना सकता है। और उसी लॉज, और पार्लियामेंट ने लॉज बना लिया जो कि आंध्र प्रदेश के लिए एप्लीकेबल था। उसका क्या नाम था? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1957। शॉर्ट में बोल रहे हैं उसको, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1957। अब देखिए, तो उसी के लिए बोला जा रहा है कि वहां के यूथ के लिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट और वहां के यूथ को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाने के लिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट पार्लियामेंट जो है लॉज बना सकता है। तो ये खत्म हो गया डी का मामला। ई में बोला गया कि पार्लियामेंट के पास पावर है टू एस्टेब्लिश यूनिवर्सिटी। पार्लियामेंट कैन एस्टेब्लिश यूनिवर्सिटीज इन द स्टेट। समझ गए? तो सिंपल सा है कि वहां के आंध्र प्रदेश के बारे में डी और ई दोनों के मेंशन है। तो एक डी हो गया कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए बात करता है, और डी में, ई में क्या हो गया? पार्लियामेंट के ही पास पावर है कि वहां यूनिवर्सिटीज को एस्टेब्लिश कर सकता है। समझ गए? तो इस वजह से देखिएगा, पार्लियामेंट ने लॉज बना के आंध्र प्रदेश में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का एस्टेब्लिशमेंट कर लिया। ठीक है, ई का मसला खत्म हो गया। और डी और ई कंबाइंड तौर पे वो आंध्र प्रदेश को ही डील करता है। आगे देखिए, एक चीज है कि जो आर्टिकल 16 क्लॉज 3 का पर्पस है, जो उसका स्कोप आज के डेट में मात्र दो ही स्टेट पे एप्लीकेबल है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, है ना। पहले ये एप्लीकेबल थे, आपको आंध्र प्रदेश के लिए एप्लीकेबल था, तेलंगाना के लिए एप्लीकेबल था, त्रिपुरा के लिए था, हिमाचल प्रदेश के लिए था और मिजोरम के लिए था। 5 स्टेट के लिए एक समय में ये एप्लीकेबल था आर्टिकल 16 क्लॉज 3। यानी पार्लियामेंट हैज पावर टू मेक लॉज in terms of providing public to make laws with respect to public employment on the basis of residence। समझ गए बात को? तो ये पार्लियामेंट ने इसी पावर को यूज करके पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक्ट जो है 1957 वाले बनाए, और ये लॉज के थ्रू 5 स्टेट को रेजिडेंस के बेसिस पे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में दिया गया प्रोविजंस, है ना, रिजर्वेशन दिया गया। और अभी फिलहाल ये दो ही जगह एप्लीकेबल है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। क्लियर है? अब उसके बाद हम लोग देख लेते हैं आर्टिकल 371F, है ना, जो कि किसके प्रोविजंस को डील करता है? सिक्किम। सिक्किम के बारे में कल बतलाया था, है ना, कि सिक्किम के साथ ये प्रोविजंस है। तो क्या देता है सिक्किम? ये स्पेशल प्रोविजन सिक्किम को क्या देता है? क्या कि फॉर द पीस एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ द स्टेट, फॉर द पीस एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ द स्टेट, वहां पे जो होगा, वहां की जो सिक्किम एसएलए है, वहां के लोगों का, यानी सिक्किमीज लोगों का रिप्रेजेंटेशन होगा। समझ गए? सिक्किमीज लोगों का रिप्रेजेंटेशन होगा वहां की एसएलए में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। समझ गए ना? किस पर्पस से? ताकि वो स्टेट जो है पीस और प्रोस्पेरिटी को एंजॉय कर सके। समझ गए? यानी फॉर द पर्पस ऑफ पीस एंड प्रोस्पेरिटी इन द स्टेट, सिक्किमीज पॉपुलेशन शैल हैव एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन इन द एसएलए ऑफ सिक्किम। क्लियर? अब यहां पे देखिए इश्यूज के तौर पे क्या देखने को मिलता है। In the year 2023, there was wide level protest from all over the. There was wide level protest in Sikkim as well as in our capital, national capital Delhi। ठीक है ना? तो दिल्ली में भी प्रोटेस्ट हुए, क्योंकि सिक्किम के लोग वहां भी रह रहे हैं। सिक्किम में ही प्रोटेस्ट होना शुरू हुआ, सिक्किम एसएलए में प्रोटेस्ट होना शुरू हुआ। किस चीज को लेकर के? प्रोटेस्ट का वजह ये था कि वहां सिक्किम के लोगों ने बोला क्या कि डेफिनेशन ऑफ सिक्किमीज चेंज कर दिया गया है। डेफिनेशन ऑफ सिक्किमीज को लेकर के, समझ गए ना? क्या कि इश्यूज के सेंटर पे क्या एस्पेक्ट है कि सिक्किमीज के डेफिनेशन को सिक्किम के लोगों के द्वारा ऐसा बोला गया कि सिक्किमीज के पॉपुलेशन, सिक्किमीज का जो डेफिनेशन है कि वहां के लोकल लोग, वहां के इंडिजिनस लोग, उसको चेंज कर दिया गया है ना। तो और उन्होंने बोला कि ये चेंज कहां पे हुआ है? आर्टिकल 371F, जो कि सिक्किम को स्पेशल प्रोविजन गवर्न करके देता है, उसी के अंदर में चेंजेस है। अब देखिए हुआ क्या था एक्चुअली, यहां पे क्या हुआ? गवर्नमेंट का एस्पेक्ट, गवर्नमेंट का व्यू या गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट। गवर्नमेंट ने क्या बोला कि यस देयर इज डेफिनेट चेंजेस इन डेफिनेशन, देयर इज चेंज इन डेफिनेशन ऑफ सिक्किमीज। क्या हुआ था? क्यों किया गवर्नमेंट ने चेंज? गवर्नमेंट ने ये बोला क्या कि देखिए हम सिक्किम में रहने वाले लोग, चाहे सिक्किम के इंडिजिनस पीपल हो या सिक्किम के आउटसाइडर्स हैं, दोस्त हु आर रेजिडेंट ऑफ सिक्किम, जो सिक्किम के निवासी है, निवास कर रहे हैं सिक्किम में, वी वांट टू प्रोवाइड देम टैक्स बेनिफिट।
समझ गए ना, सिक्किम के लोगों को टैक्स बेनिफिट देना चाह रहे हैं, तो इस वजह से अब सिक्किम के लोगों को टैक्स बेनिफिट देना चाह रहे हैं, तो सिक्किम क्या करना पड़ेगा, हमें एक टर्म ही यूज करना पड़ेगा, सिक्किमीज, है ना। तो टू प्रोवाइड देम बेनिफिट ऑफ टैक्स एग्जेम्पशन, है ना, देम का क्या मतलब हो जाएगा, सिक्किमीज पॉपुलेशन, देयर वाज चेंज इन ए पर्टिकुलर लॉ, और उस लॉ का क्या नाम था, फाइनेंस एक्ट 2023 वाज चेंज्ड, है ना, वाज अमेंडेड। एक्चुअली क्या है कि इन फाइनेंस एक्ट 2023 definition of Sikkimese was altered. Definition of Sikkimese was altered. Alter कर दिया गया, altered to incorporate the population, मतलब to incorporate outsiders too. Outsiders किसके लिए यूज करना है, समझ गए ना, जो कि सिक्किमीज के नेटिव नहीं है बट रह रहे हैं बहुत दिनों से। तो इस वजह से क्या हुआ, इसमें चेंज किया गया एक लॉ में, पार्लियामेंट्री लॉ में, उस लॉ का क्या नाम था, फाइनेंस एक्ट 2023, है ना। यहां पे किस पर्पज से किया गया, टू प्रोवाइड देम टैक्स बेनिफिट। कहीं पे करेंगे तभी तो। अब ये बताइए कि वो जो चेंज किया गया है, क्या आर्टिकल 371 एफ के अंदर में चेंज हुआ था, या फिर इस एक ऑर्डिनरी लॉ के अंदर में चेंज हुआ है, ऑर्डिनरी लॉ के अंदर में चेंज हुआ है फाइनेंस एक्ट, इसको तो छेड़ा भी नहीं गया है। इसमें जो सिक्किमीज का मतलब है वो आज भी वही है, बट उन लोगों के थोड़ी गलतफहमी की वजह से प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो गवर्नमेंट ने, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर ने उसको क्लियर करवाया, निर्मला सीतारमन जी ने क्लियर करवाया कि नो, वी हैव सच टाइप ऑफ पर्पस, और इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, फाइनेंस एक्ट 2023 में सिक्किमीज का जो डेफिनेशन है, सिक्किमीज के डेफिनेशन को उस लॉ के अंदर में चेंज कर रहे हैं, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो स्पेशल प्रोविजन सिक्किम के लोगों को दिया गया है, सिक्किमीज को दिया गया है, हम इसको तो छेड़ ही नहीं रहे, समझ गए। तो जाके प्रोटेस्ट फिर शांत हुआ। तो ये करंट इश्यू अपना यही है। तो बस ध्यान ये रखना है कि 371F किसको डील करता है, तो सिक्किमीज को डील करता है। और समझ रहे ना कि इस सिक्किमीज का डेफिनेशन का क्या मतलब होता है। सिक्किमीज मतलब वहां के बहुत सारे प्रोविजन है, बट प्रोमिनेंट ये वाला है। अब आगे आ जाते हैं सिक्किमीज को लेकर के। नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, एफ के बाद जी, है ना। तो जी जो है वो क्या है, किसके लिए प्रोविजन डील करता है, स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड करवाता है किसको, मिजोरम को, है ना। आर्टिकल 371 जी किसको डील करता है, स्पेशल प्रोविजन किसको देता है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, मिजोरम को देता है। क्या है यहाँ पे क्रक्सिस, सेम एज नागालैंड, सेम एज नागालैंड, बट डिफरेंस क्या हो जाएगा, बट क्या हो जाएगा डिफरेंस, अगर मिजो एसएलए चाहे, अगर मिजोरम, इफ एसएलए ऑफ मिजोरम, एसएलए ऑफ मिजोरम अगर चाहेगा तो पार्लियामेंट्री लॉज की और एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस सिस्टम की एप्लीकेबिलिटी करवा सकता है, समझ गए ना। अगर मिजोरम की एसएलए, मिजोरम विधानसभा अगर चाहे तो पार्लियामेंट्री लॉज और एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस सिस्टम की एप्लीकेबिलिटी मिजोरम में करवाए, मतलब करवा सकता है। एसएलए makes a resolution for applicability of parliamentary laws and administrative justice system, तो वो करवा सकता है। जबकि नागालैंड में ऐसा था, ऐसा तो पढ़े ही नहीं, तो सेम एज दैट नागालैंड, बट डिफरेंस आपको यहीं पे मिल जाएगा। तो एकदम क्लियर कट रही है कि क्या है नहीं है, ठीक है। तो जी हो गया मिजोरम, एच बचता है, एच का लिख लीजिए, स्पेशल प्रोविजन जो है, एच के अंदर में दिया गया अरुणाचल प्रदेश को, अरुणाचल प्रदेश एच में दिया जाता है अरुणाचल प्रदेश को, किस पर्पस के लिए, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। अरुणाचल प्रदेश फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, सबका पर्पस अलग अलग है। अच्छा ये चीज बतलाइए, एक मेजरली आपने देखा होगा कि जो एससीएस स्टेटस है, क्या जो ग्राउंड है सेम है या अलग अलग है। एससीएस के लिए ग्राउंड तो एक फिक्स है ना, एससीएस जो मिला है गवर्नमेंट की तरफ से, तो उनका तो ग्राउंड एक
जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है सारे, मतलब वो अंदर जो उनके डिमांड्स है, लेकिन स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में जो फॉर्मूला यूज किया गया वो फॉर्मूला तो एक ही है ना, गार्डगिल फॉर्मूला। तो क्या उसी टाइप से एप्लीकेबिलिटी यहाँ पे है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के अंदर में? देखते हैं कि सबका अलग अलग हो जा रहा है मैटर, जिस वजह से मतलब जो रिकॉग्निशन का जो ग्राउंड है, रिकॉग्निशन का ग्राउंड वहां गार्डगिल फॉर्मूला है, तो इट इज यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल टू द स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। मैं ग्राउंड मतलब गार्डगिल फॉर्मूला इन नटशेल वे यूज कर रहा हूं, समझ गए? Unlike the applicability of Gargill formula, which is commonly applies to special category states, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन किया गया है स्पेशल स्टेटस, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो रिकॉग्नाइज किया गया है स्पेशल प्रोविजन टू फ्यू स्टेट्स, देयर आर डिफरेंट ग्राउंड फॉर दिस पर्पस। समझ गए? तो इसको ध्यान में रखिएगा हमेशा। जैसे नागालैंड के ही जैसा मिजोरम का है, बट अलग कंडीशन हो जाता है थोड़ा सा। अरुणाचल प्रदेश में देखिए, अरुणाचल को स्पेशल प्रोविजन दिया गया किस चीज को लेकर के? मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के। तो अरुणाचल कौन सा था अपना? एच। अब आई लिख लीजिए, आई जो है गोवा के बारे में है। एच किसको, आई जो है किसको किसको प्रोवाइड करवाया गया? गोवा। क्या बोलता है? एसएलए ऑफ गोवा, एसएलए मतलब जो गोवा की विधानसभा है, राज्य विधानसभा, SLA of Goa shall have minimum of 30 members। अब इसको देने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल प्रोविजन बनाने का क्या जरूरत था? वो तो ऐसे भी दे सकते थे, shall have। क्योंकि देखिए अपने पास जो बोला गया है SLA के स्ट्रेंथ को लेकर के, तो SLA मैक्सिमम कितना हो सकता है? SLA की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है? 500। और मिनिमम कितनी रखी गई है? मिनिमम रखेगी 60। समझ गए ना? तो गोवा क्या हो जाएगा? गोवा के जैसे और भी स्टेट्स हैं जो एक्सेप्शन में है ना, तो गोवा में क्या बोला गया कि आपको कम से कम कितनी रखनी है वहां पे? 30। लेकिन आज के समय में कितना है गोवा में? एसएलए का स्टेट 40। समझ गए? आज के समय में गोवा विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 60। और कॉन्स्टिट्यूशन में जो आई का 371 आई का प्रोविजन है, उसमें क्या बोला गया कि एसएलए का जो स्टेट असेंबली ऑफ गोवा है उसकी कम से कम कितनी सीट रहेगी? 30। सब चीजों को ध्यान में रखते चलेगा, आपसे लास्ट में क्वेश्चन पूछेंगे। और लास्ट बचता है जे। जे लिख लीजिए 371 जे। 371 जे ये बोलता है उसी के जैसा, मतलब महाराष्ट्र गुजरात के ही जैसा। लिख लीजिए गवर्नर हैज ए स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब 371 जे के अंदर में क्या बोला गया कि गवर्नर, मतलब गवर्नर है, या लिखना है तो लिखिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। मतलब क्या बोल सकते हैं कि ये कौन सा रीजन के लिए हो जाएगा? इसको बोलते हैं हम लोग कर्नाटका हैदराबाद रीजन के लिए एप्लीकेबल होगा। कर्नाटका हैदराबाद रीजन है ना, ये जो प्रोविजंस हैं उसकी एप्लीकेबिलिटी इस रीजन के लिए हो गया। इस रीजन में क्या है? इसको बोलते हैं हम लोग 6th मोस्ट बैकवर्ड रीजन है ना, ऑफ कौन सा? कर्नाटका हैदराबाद रीजन। 6th मोस्ट बैकवर्ड रीजन ऑफ कर्नाटका हैदराबाद या 6th मोस्ट बैकवर्ड कर्नाटका हैदराबाद रीजन। उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए हम लोग स्पेशल डेवलपमेंट बोर्ड बना के एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, है ना। यानी कि वही चीज कर रहे थे। और स्पेशल डेवलपमेंट बोर्ड के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी जाती है? गवर्नर को दी जाती है। यानी कि क्या बोल सकते हैं? गवर्नर हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्रिएट स्पेशल डेवलपमेंट बोर्ड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 6th मोस्ट बैकवर्ड रीजन ऑफ कर्नाटका हैदराबाद। ठीक है ना। मतलब स्पेशल डेवलपमेंट, स्पेशल बोलते हैं या सेपरेट डेवलपमेंट बोलते हैं, थोड़ा देख लीजिएगा एसडीबी, क्योंकि पढ़ना बार बार स्पेशल डेवलपमेंट बोर्ड ही करके आ रहा है, लेकिन अभी वो लगा कि सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड होता है ना। तो एक बार इसको देख लीजिएगा। यानी कि क्या देख सकते हैं कि लाइक द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 371 जो कि एप्लीकेबल है महाराष्ट्र गुजरात में, वहां पे गवर्नर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आप एसडीबी बना के सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड बना के, समझ गए ना कि कंफ्यूजन हो सकता है, बार बार प्रोनाउंस कर रहे हैं स्पेशल, तो वो सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड शायद स्किप हो रहा है मेरे दिमाग से। तो गवर्नर को स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आप एसडीबी बना करके उस बैकवर्ड रीजन का एडमिनिस्ट्रेशन करिए। लाइक दैट आर्टिकल 371 जे में भी कर्नाटका हैदराबाद रीजन के 6 मोस्ट बैकवर्ड रीजन, 6 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट को गवर्नर को स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, एसडीबी बना के एडमिनिस्ट्रेशन करिए। समझ गए।
अब आपसे क्वेश्चन ये है कि इन सारे प्रोविजंस में आप स्पेशल इन स्पेशल प्रोविजन किसको किसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? स्पेशल इन स्पेशल प्रोविजंस अंडर पार्ट 21 दो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एक है क्या कि आप कौन से प्रोविजंस को, कौन से आर्टिकल्स को आप ये बोल सकते हैं कि स्पेशल प्रोविजन में भी स्पेशल है ये कुछ, और किसको बोल सकते हैं क्या कि देयर इज नथिंग स्पेशल इन स्पेशल प्रोविजन? बोलिए, आपको इसमें से कौन सा लगा कि अरे ये तो नहीं भी रहता तो हटा, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। देयर इज नथिंग इन स्पेशल, नथिंग स्पेशल इन स्पेशल प्रोविजन, ये कौन किसके लिए बोल सकते हैं ऐसा? अरुणाचल प्रदेश में तो लॉ एंड ऑर्डर है, तो प्राइम चीज है ना वो। लॉ एंड ऑर्डर तो इंपॉर्टेंट मैटर हो जाता है ना कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के देयर इज नथिंग स्पेशल इन स्पेशल प्रोविजन किसको बोल सकते हैं? जो कि आपको 371 से लेकर के जे तक में दिया गया है, देखिए ना उसमें क्या किसको बोल सकते हैं आप, इसलिए बोल रहे थे अच्छे से समझिएगा। नहीं पता चला, कोई बात नहीं, इसको छोड़िए। दूसरा ये बतलाइए कि स्पेशल में भी स्पेशल है, स्पेशल प्रोविजन में भी आपको स्पेशल दिख रहा होगा। सिक्किम को, सही है, सिक्किम का। और भी 3 स्टेट हैं वहां पे, 3 स्टेट हैं। चलिए ये बतला दिया आपको कि 3 स्टेट को स्पेशल इन स्पेशल प्रोविजन बोला जा सकता है। 3 स्टेट मतलब ये जो 3 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उसके अंदर में प्रोविजंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो कौन कौन स्टेट हो सकता है, कौन कौन सा प्रोविजन कवर होगा? सिक्किम भी आपको लगा स्पेशल है, बिल्कुल सही है। आगे और बतलाइए, और क्या हो सकता है? नागालैंड नहीं दिखा, ये पूरे भारत में पार्लियामेंट्री लॉज की एप्लीकेबिलिटी होती है और नागालैंड जो है बोल रहा है कि हम नहीं करेंगे, है ना, तो ये स्पेशल है। क्या बोले? नागालैंड हो गया, और क्या हो सकता है? जब नागालैंड हो गया तो उसी के जैसा मिलता जुलता कौन है? मणिपुर है या मिजोरम है? मिजोरम है ना। देखिए जी के अंदर में जो यही तो लिखा है मिजोरम सेम एज नागालैंड, बट यहां डिफरेंस है। तो आपको क्या हो गया कि स्पेशल इन स्पेशल प्रोविजन किसको किसको दे सकते हैं? नागालैंड को दे सकते हैं, मिजोरम को दे सकते हैं, मतलब और सिक्किम को दे सकते हैं। ऐसे बोल सकते हैं नागालैंड, सिक्किम एंड मिजोरम ऑर्डर में। और देयर इज नथिंग इन स्पेशल, नहीं भी देता तो चलता। क्या ऐसा लगा? आई देखिए, आई गोवा के बारे में क्या बोला गया है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में मिनिमम 30, तो मिनिमम 30 वाले बहुत है। मतलब एक्चुअली अपने पास ये बोला गया कि 60 से नीचे नहीं होगा, बट एक्सेप्शन में बहुत है ना। तो अब जो है मतलब, तो गोवा को आप 30 दीजिए, आज गोवा 40 कर लिया तो कोई वैल्यू रहा? तो इसमें स्पेशल क्या हुआ? कुछ भी नहीं। तो ये चीज, तो देयर इज नथिंग स्पेशल इन स्पेशल प्रोविजन, तो क्या हो जाएगा वो? मतलब गोवा के बारे में समझ गए। तो आज इतने तक ही करते हैं, है ना। एक इसमें डिस्कशन बच गया स्टेटहुड को लेकर के। चलिए मैं ओरली बोल दे रहा हूं, आप उसको कर लिएगा। ये स्टेटहुड के रिगार्डिंग ही डेवलपमेंट सारा का सारा चल रहा है। डिमांड फॉर न्यू स्टेट्स, है ना, जैसे आप सुनते होंगे देयर इज डिमांड फॉर द क्रिएशन ऑफ हरित प्रदेश। तो हरित प्रदेश की डिमांड कहां से हो रही है? वेस्टर्न यूपी, पूर्वांचल, किस नाम किधर से हो रहा है? ईस्टर्न यूपी। आप बिहार में भी डिमांड देखते होंगे मिथिलांचल के नाम से, जो मिथिला वाला है, दरभंगा समस्तीपुर वाला। असम के अंदर से डिमांड उठता है बोडोलैंड को लेकर के, है ना। गुजरात के अंदर में डिमांड उठता है सौराष्ट्र को लेकर के। तो इस तरह से बहुत सारे स्टेट के अंदर में, अभी भी महाराष्ट्र के अंदर में जो मराठवाड़ा रीजन को लेकर के सेपरेट स्टेट बनाने को लेकर डिमांड उठता है, समझ गए ना। तो अब इस डिमांड को समझने के लिए, स्टेट के डिमांड को, स्टेटहुड के मतलब फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स के डिमांड को लेकर के हमको ट्रेंड समझना पड़ेगा कि क्या है ट्रेंड। इफ यू एनालाइज आवर पास्ट ट्रेंड, तो पास्ट ट्रेंड में डिमांड किस बात को लेकर होता था? किसको लेकर के? भाषा को लेकर के, है ना। तो लैंग्वेज और कल्चरल, तो यानी कि पास्ट ट्रेंड में हम क्या देख पाते हैं? डिमांड वाज बेस्ड ऑन लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डायमेंशन, भाषाई और सांस्कृतिक आधार पे। और जो प्रेजेंट ट्रेंड है वो किस डिमांड पे है? क्या इसी को कंसीडर करते हैं या कुछ और ही है? प्रेजेंट ट्रेंड में हम देखते हैं क्या कि नो, प्रेजेंट ट्रेंड का डिमांड का बेसिस है डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेसिव फैक्टर। झारखंड बना
क्या भाषा या लिंग्विस्टिक डिमांड को लेके, कल्चरल डिमांड को लेके? नहीं, झारखंड को डेवलप करना था इस वजह से बना, तेलंगाना को डेवलप करना है इस वजह से बना, जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड पे फर्क पड़ गया। क्यों? क्योंकि हमने एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट और प्रोग्रेसिव फैक्टर हुआ ना। जम्मू कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर का डिस्टर्बेंसेस था, इश्यूज थे, नेशनल सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी पे मतलब थ्रेट था हमारे। दैट्स व्हाई हमने क्या किया, प्रोग्रेसिव स्टेप लेते हुए जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड को चेंज कर दिया। इसमें कहीं भी नजर नहीं आ रहा है लैंग्वेज एंड कल्चर को लेके, ठीक है ना। तो हम दो पार्ट में देख सकते हैं कि जो फॉर्मेशन, डिमांड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, इसके दो डायमेंशन होंगे, एक हो गया पास्ट ट्रेंड और एक हो गया प्रेजेंट ट्रेंड। तो ट्रेंड्स के बेसिस पे अगर हम लोग एनालिसिस करें तो पास्ट ट्रेंड क्या हो जाएगा, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल, और जबकि प्रेजेंट ट्रेंड क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेसिव फैक्टर या प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट और डेवलपमेंट। तो आप किसको फेवर करेंगे इसमें से, बताइए, इसको करेंगे या इसको करेंगे? आप इसको करेंगे ना, प्रोग्रेसिव और डेवलपमेंट फैक्टर, विच इज हेल्दियर साइन फॉर डेमोक्रेसी। आप यही चाहेंगे ना। तो सिविल सर्विस एस्पायरेंट होने के नाते आप इसी को फेवर करेंगे। तो आप समझ गए ना कि मुद्दा क्या होना चाहिए और आपका लॉजिक वे क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी रेफरेंस बिहाइंड द डिमांड ऑफ एनी स्टेट्स। तो एक तो आपने ये देख लिया, ट्रेंड का एनालिसिस कर लिया, दूसरा एग्जांपल्स के तौर पे रेफरेंस ले लिया कि कहां से डिमांड उठते हैं। अब है कि ग्राउंड्स तो होने चाहिए ना, ग्राउंड्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। कौन कौन से ग्राउंड पे डिमांड उठता है, ग्राउंड्स फॉर द डिमांड। तो बताइए किस किस ग्राउंड पे डिमांड होते हैं न्यू स्टेट्स बनाने को लेकर, बोलते चलिए फटाफट। वो तो है आपका प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट फैक्टर है, लेकिन ग्राउंड्स होते हैं ना डिफरेंट ग्राउंड्स। वो तो ट्रेंड हो गया कि हाँ चलिए झारखंड को प्रोग्रेस करना था तो वो ट्रेंड हो गया, लेकिन झारखंड का जो डिमांड था, तेलंगाना का जो डिमांड है, वो अलग अलग मैटर्स को लेकर के हर स्टेट का हो जाता है ना। क्या क्या डिमांड, जैसे मान लीजिए उत्तराखंड वाज अर्लियर पार्ट टू बी यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, है ना। जब ये सेपरेट हुआ विद द नेम ऑफ उत्तरांचल, और कौन से साल में उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कर दिया गया, बताइए अगर याद हो तो। कौन से साल में उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कर दिया, नहीं पता, 2007 में किया, समझ गए। तो अब क्या है, क्या कि डिमांड्स, ग्राउंड्स फॉर द डिमांड, है ना, ग्राउंड्स फॉर द डिमांड देखते हैं। डिमांड किस चीज के लेके, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। तो आप ये बोल सकते हैं ना, देयर मे बी ग्राउंड ऑफ फिजियोग्राफिक फैक्टर, भौगोलिक जो स्वरूप है, भौगोलिक अवस्थिति को लेकर के। अगर कोई स्टेट के अंदर में माउंटेनस रीजन है तो आप जो है, जैसे मान लीजिए आप इधर होटल में खा रहे हैं, कुछ भी खाना जो चाहे आप यहाँ पे पी रहे हैं रेस्टोरेंट में, उधर होटल मतलब माउंटेनस होटल पे जाइए तो वही चाय आपको कितने की मिल जाएगी, 120 रुपए की, नॉर्मल वाला चाय, है ना। जैसे कि मान लीजिए जो आप कोल्ड ड्रिंक यहाँ पे एमआरपी पे पीते हैं, वहां पे वही आपका 20 रुपए ज्यादा हो जाएगा। क्यों? ड्यू टू दैट फीचर्स, है ना। जो टेरेन है, हिली टेरेन है, माउंटेनस स्लोप है। आप मान लीजिए गाड़ियां ऊपर थोड़ी चढ़ेगी, अभी तो चलिए डेवलपमेंट हो गया, रोड्स बन गए तो वो अलग बात है, फिर भी जो फ्यूल कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है, ज्यादा पड़ेगा ना। तो दैट्स व्हाई लिविंग स्टैंडर्ड जो है वहां पे थोड़ा सा महंगा हो जाता है कंपेयर टू प्लेन एरिया। तो इस बेसिस पे क्या हो जाएगा, ये भी तो ग्राउंड है ना। अगर हम उस स्टेट को अगर सेपरेट रिकॉग्नाइज कर देंगे तो वहां की गवर्नमेंट जो होगी कैपेबल होगी ना, वहां की ज्योग्राफिकल फैक्टर को, वहां की सोशल स्टेटस को देख के, डेमोग्राफिक फैक्टर्स को देखते हुए एक होलिस्टिक प्लान बना सके। दैट्स व्हाई उत्तरांचल बन गया अलग, समझ गए। दूसरा हो जाएगा वहां की नेचर ऑफ सोसाइटी को लेकर के, नेचर ऑफ सोसाइटी यानी कि क्या बोल सकते हैं, नेचर ऑफ सोसाइटी हम लोग क्या देखते हैं, ट्राइबलिज्म को लेकर के। अगर किसी स्टेट में ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा है और वहां के होलिस्टिक डेवलपमेंट को लेकर अगर हम उस स्टेट को बना देते हैं तो क्या होगा, वहां की गवर्नमेंट क्या होगा, एक इंक्लूसिव एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम ले सकती है, इन्वेस्टमेंट मॉडल वहां पे अच्छा हो सकता है। तो ये भी अपना एक बेसिस हो गया नेचर ऑफ सोसाइटी। अगला हो जाएगा रिसोर्स बेस। अगर मान लीजिए झारखंड के पास ये पता है क्या कि झारखंड हैज बोन ऑफ रिच मिनरल रिसोर्सेस, है ना, मेटालिफेरस रीजन में आता है। तो अगर डेवलपमेंट रुका हुआ है तो हम इस स्टेट को सेपरेट कर दें तो क्या डेवलपमेंट एक स्पीड ऑफ पेस नहीं पकड़ सकता है। दैट्स व्हाई रिसोर्स बेस भी हो सकता है उसका। रिसोर्स बेस का मतलब मिनरल रिसोर्सेस, है ना। जैसे झारखंड का बनना, छत्तीसगढ़ का बनना, देखिए
झारखंड का बनना, नेचर ऑफ सोसाइटी भी इंक्लूडेड है, छत्तीसगढ़ का भी बनना एग्जांपल में ले सकते हैं ना, यहाँ पे भी एग्जांपल में ले सकते हैं। दोनों ही स्टेट में क्या हो गया, छत्तीसगढ़ का हो गया ले सकते हैं, झारखंड का ले सकते हैं, यहाँ भी सेम चीज, छत्तीसगढ़ भी लाइकवाइज आपको है, मतलब कि मिनरल रिसोर्स भी है, नेचर ऑफ सोसाइटी को भी लेकर, इथनिसिटी को लेकर के कर सकते हैं, है ना। इथनिसिटी मतलब वही आता है नेचर ऑफ सोसाइटी, इसी में आप इंक्लूड कर सकते हैं इसको। अगर बैकवर्ड है ना, मतलब कि अगर जो जो ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पे, तो आप ये सारी चीज को लेकर लिख सकते हैं। तो ग्राउंड्स में हम लोग इथनिसिटी का ग्राउंड हो गया, ट्राइबल पॉपुलेशन हो गया, मिनरल रिसोर्स बेस हो गया, ये सारे ग्राउंड्स हैं। ज्योग्राफिकल एरिया ले लीजिए, ज्योग्राफिकल एरिया, अगले में क्या ग्राउंड हो सकता है, ज्योग्राफिकल एरिया का। जैसे देखिए कि अपने पास यूपी मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ द कंट्री, तो यूपी के एडमिनिस्ट्रेशन में देखिएगा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होता है। दैट्स व्हाई अगर यूपी के डिवीजन की बात होती है तो वो बोला जाता है कि यूपी शुड बी डिवाइडेड इनटू 4 स्टेट्स, है ना। जब भी 1975 में डिमांड वगैरह हुई, लेकिन क्या अभी अभी आपने देखा हरित प्रदेश का, अभी आपने देखा पूर्वांचल को लेकर के, दैट्स व्हाई। तो ज्योग्राफिकल एरिया भी आप एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस अगर होता है कब, जब हम स्टेट को, मतलब देयर में भी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्सिटी ड्यू टू लार्जर एरिया ऑफ द स्टेट, समझ गए। दैट्स व्हाई अगर हम बांट दें, छोटे स्टेट्स में बना दें, तो पकड़ हमारी मजबूत हो जाती है, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बढ़ेगा, समझ गए। और बाकी चीज आप जो है कर सकते हैं, ये ग्राउंड्स हो जाते हैं। अब क्या हो गया कि अगर मान लीजिए ग्राउंड की एडवोकेसी आप कर लेते हैं, तो अगली एडवोकेसी क्या करेंगे कि फायदा क्या होगा, है ना, बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। तभी तो बेनिफिट बतलाएंगे, तभी तो बतला पाएंगे कि हाँ रैशनल, व्हाट इज रैशनल बिहाइंड दिस डिमांड, है ना। तो क्या बोल सकते हैं, एरिया स्पेसिफिक अप्रोच बनेगा, यानी कि अगर कोई स्टेट बनता है तो अब जैसे बिहार, झारखंड, अगर बिहार साउथ बिहार से सेपरेट होके बना, तो अब वो रीजन क्या हो गए, स्पेसिफिक हो गए। अब यहाँ की गवर्नमेंट जो है वो स्पेसिफिकली यहाँ की लोगों की जरूरत के हिसाब से अपने पॉलिसीज बनाएंगे, है ना, प्रोग्राम्स तैयार करेंगे, लॉज बनाया जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एरिया स्पेसिफिक अप्रोच। इसी को हम लोग और भी क्या बोल सकते हैं, इंक्लूसिव एरिया अप्रोच, यानी कि इंक्लूसिव होकर के इंक्लूसिव एरिया अप्रोच, यही मतलब उसमें जो जो आप बोल सकते हैं। यार अब क्या बोल सकते हैं, अगला इन्वेस्टमेंट मॉडल अप्रोच, यानी कि उस पर्टिकुलर एरिया के लिए इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज लाई जाएगी, है ना। यानी कि क्या बोल सकते हैं, बेटर एंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान। समझ गए ना। वहां की जो स्टेट गवर्नमेंट होगी, स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट लेजिस्लेचर, वो कैपेबल होगी ना 61 सब्जेक्ट्स पे लॉज बनाने को लेके, जो बहुत पहले से डिस्कशन अपना चलते आ रहा है। या अगर वहां पे गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज होती है, तो वो गवर्नमेंट जो है क्या होगा, 61 सब्जेक्ट्स पे लॉज बना सकती है ना, या फिर उसका एग्जीक्यूशन कर सकती है। तो ये सारे बेनिफिट्स एसोसिएटेड हो गए उसी में। और भी चीजें हैं उसी के डायमेंशन में, आप जो है सबको सोच के लिख सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं। ऐसा तो नहीं है कि अगर आज बात कर ले क्या कि हाँ चले नए स्टेट्स को बनाने को लेके, अगर गवर्नमेंट बनाने पे आ जाए तो 500 स्टेट तुरंत आ जाएंगे, सबकी डिमांड को पूरा करते चले। कुछ इश्यूज होगा तभी नहीं बना रहे हैं। तो क्या बोल सकते हैं कि इश्यूज एसोसिएटेड विद द डिमांड, है ना। आगे लिख लीजिएगा, इश्यूज एसोसिएटेड विद द डिमांड ऑफ स्टेट्स। यानी हम क्या बोल सकते हैं, फीलिंग्स ऑफ डिसइंटीग्रेशन आ जाएगा, बोल सकते हैं ना उसको। अगर मान लीजिए उसी टाइप से सबको लगा कि भाई अलग अलग हो जाए, तो सब अलग हो जाएंगे, तो इंडिया की जो यूनिटी और इंटीग्रिटी है वो तो खतरे में हो जाएगी ना, जियोपार्डाइज हो जाएगी। तो फीलिंग्स ऑफ डिसइंटीग्रेशन। दूसरा, सेंटर स्टेट डिस्प्यूट और स्टेट्स डिस्प्यूट। जितना नंबर ऑफ स्टेट्स होगा उतना डिस्प्यूट ज्यादा होगा, है ना। वो ज्यादा होगा, हम एग्जैक्टली नहीं बोल सकते, इसलिए मे लगा के बोलेंगे, है ना, हो सकता है मे राइज। तीसरा होगा जो बाउंड्री डिस्प्यूट्स, समझ पा रहे हैं ना, आज भी बहुत सारा उड़ीसा है, आंध्रा है, अपने अपने बाउंड्रीज को लेकर डिस्प्यूट करते रहते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं,
बाउंड्री डिस्प्यूट्स मे राइज, है ना। अगला क्या आप बोल सकते हैं, पैरोकियलिज्म विल प्रिवेल, पैरोकियलिज्म शैल प्रिवेल। पैरोकियलिज्म का क्या मतलब होता है वो समझा दे। देखिए, एक होती है बातें नेशनलिज्म, नेशनलिस्ट वाली, है ना। ये वो उपाय, वो मैकेनिज्म जिसके थ्रू इंडिया वाली फीलिंग्स स्ट्रांग हो। अगर मान लीजिए झारखंड के बनाने को लेकर के सेवरल पॉलिटिकल पार्टी कोशिश में लगी हुई थी, अगर उन पॉलिटिकल पार्टी का ये आइडियोलॉजी होगा कि नहीं, झारखंड अगर अच्छा बनेगा, झारखंड अगर डेवलप करेगा तो हमारा कंट्री भी डेवलप करेगी, है ना, हमारी कंट्री का भी डेवलपमेंट होगा, अगर ये व्यू होगा तो वो हम क्या बोलते हैं, नेशनलिस्ट व्यू, नेशनलिज्म वाले व्यू। लेकिन अगर उनके मन में है क्या कि भाई जब तक झारखंड अलग नहीं होगा तब तक हम सीएम कैसे बनेंगे, यहाँ पे बिहार में तो रहने से बनेंगे नहीं, तो वो डिमांड को क्या बोलेंगे, नेशनलिज्म या सब नेशनलिज्म, सब नेशनलिज्म। तो इस टाइप के डिमांड को क्या बोलते हैं, पैरोकियलिज्म वाले, यानी कि नैरो व्यू, है ना। आज हमको फायदा है तो हम जो है प्रोटेस्ट करने लगे, आज हमको फायदा है तो हम उसको नेशनल इंटरेस्ट का फायदा बना लिए, स्टेट इंटरेस्ट का सब्जेक्ट मैटर बना लिए, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं पैरोकियलिज्म। तो पैरोकियलिज्म जो है वो प्रिवेल करेगा, तो यानी कि नैरो व्यू, उसको डेवलपमेंट वगैरह से कोई जरूरत नहीं है कि हाँ नेसेसरली वो डेवलपमेंट वगैरह के बारे में सोच सके, ठीक है ना। तो ये मुद्दा हो गया। तो ये सारे इश्यूज के तौर पे हैं। तो आपके पास तो अभी भी आपने नहीं बतलाया है कि करना क्या है, फिर बेनिफिट और इश्यूज तो बतला दिया, करना क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। तो मतलब उपाय क्या होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वे फॉरवर्ड मैकेनिज्म, है ना। तो वे फॉरवर्ड में हम लोग ऐसे क्वेश्चंस में क्या देंगे, पहले तो ये बतलाइए कि ये बनाना, स्टेट को बनाना किसका काम है, पार्लियामेंट का काम है, आपका काम तो है नहीं। दैट्स व्हाई आप एवेन्यूज बतला सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं, जस्टिफाई इन द सेंस कि उनका ग्राउंड क्या है, रेशनल बिहाइंड फॉर्मेशन ऑफ न्यूसेज, उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। तो आप इस वजह से क्या होगा, किसको रेफर करेंगे, आप जो है 4 फैक्टर थियरी, याद है 4 फैक्टर थियरी बाय स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन, ध्यान आ रहा है कि प्रिजर्वेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ नेशन, है ना, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कंसिडरेशन, अगला है प्लानिंग एंड प्रमोशन फॉर वेलफेयर ऑफ ईच पीपल इन द स्टेट एंड कंट्री एज ए होल। यही 4 फैक्टर थियरी है ना। आप यहाँ पे कहीं भी, यहाँ पे पूरे के पूरे में प्रोग्रेसिव फैक्टर ही दिखा, तो इस वजह से आप उसको रेफर करिए। अब आप ये भी बतला सकते हैं भी, मतलब नीड क्या है कि ये तो कब बनी थी, 1953 में बनाई गई ना, तभी की सोसाइटी, तभी का एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्सिटी, और आज सेम ही होगा, आज तो बहुत कुछ बदल गया। तो उसकी वजह से क्या बोल सकते हैं आप, गवर्नमेंट को चाहिए कि सेकेंड स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन को कंस्टिट्यूट करे, है ना, शुड सेटअप, है ना, ये बोल सकते हैं। उसके बाद आप ये बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट शुड प्रमोट द आइडियोलॉजी ऑफ कंपैरेटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, है ना, ये नीति आयोग ने बोला था। आप इस डायरेक्शन में बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि कंपैरेटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जो एसेंस है, एज डायरेक्टेड एंड इंस्ट्रक्टेड बाय नीति आयोग, कंपैरेटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, तो ये वाले भाव को गवर्नमेंट को चाहिए कि प्रमोट करें। दैट्स वाई। तो आप जो है अपने आंसर में ये सब टाइप के गवर्नमेंट, आप ये भी कर सकते हैं कि गवर्नमेंट के पास मतलब जो जब मतलब स्टेट्स की डिमांड जब गवर्नमेंट बना लेती है, गवर्नमेंट के पास ये व्यू आता है कि यस देयर शुड बी फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, गवर्नमेंट अगर उस डायरेक्शन में आगे बढ़ जाती है तो आप जस्टिफाई करिए। और तब तक के लिए आप ये भी बोल सकते हैं क्या कि हाँ, मतलब जब गवर्नमेंट को ये लगे कि स्टेट्स बना देने चाहिए, पार्लियामेंट को ये लगे कि जब बना देने चाहिए, आप पार्लियामेंट के पावर को मेंशन करिए, आर्टिकल 3 का भी रेफरेंस दे दीजिए। और अगली बात ये है क्या कि आप शॉर्ट टर्म मेजर्स के बारे में मत लाइए कि पार्लियामेंट जब बनाएगा तब बनाएगा, बट तब तक के लिए गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि एरिया स्पेसिफिक, मतलब ए होलिस्टिक और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट अप्रोच फॉर ईच स्टेट शुड बी फॉर्मुलेटेड एंड इनैक्टेड, है ना। तो ऐसा करके आप बतला दीजिए, अपने आंसर्स को कंक्लूड कर दीजिए। तो इसमें आपने क्या बोला, कुछ भी नहीं, एकदम बैलेंस व्यू, नपातुला व्यू, कि अब गवर्नमेंट के हाथ में जिम्मेदारी दे देते हैं आप कि गवर्नमेंट को ही जो अच्छा लगे वो कर लेना चाहिए, और
तब तक के लिए आप ये करिए। आप तो उपाय बतला ही रहे ना सारे के सारे, आप ये भी बतला रहे हैं कि भाई उसका डिमांड का ग्राउंड क्या था, अगर डिमांड को आप पूरा करेंगे तो ये फायदे होंगे, डिमांड को अगर आप पूरा कर देते हैं तो ये नुकसान के चांसेस हो सकते हैं आपको। आप देख लीजिए, आप कंपिटेंट अथॉरिटी है ना, पूरे के पूरे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कहां बैठे हैं, पार्लियामेंट में, तो दैट इज बेटर प्लेस टू डिस्कस ऑल दैट। मतलब एक व्यूज नहीं, वहां पे पूरे कंट्री का व्यू एक्सप्रेस होगा, है ना। तो इस वजह से वो डिस्कस करेंगे, वोटिंग करेंगे, और पार्लियामेंट अगर इनेक्ट कर देता है तो आप उस डायरेक्शन में अपने आंसर को लिखिए। बट जब तक नहीं करता है तो आप गवर्नमेंट को अप्रोच बतलाइए, जिसके तो एक बढ़िया एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया का हो सके। क्योंकि स्टेट का मुद्दा है तो फेडरलिज्म वाला एस्पेक्ट जुड़ जाएगा। इस वजह से जो है वो जहां जहां पे फेडरलिज्म वाले मुद्दे हैं, आपके दिमाग में वो भी चीजें रहनी चाहिए। ठीक है, कोई कंफ्यूजन हो तो बतलाइए। क्वेश्चन लिख लीजिए, 2 क्वेश्चन दे रहे हैं कि the demand of Odisha government has been the demand of Odisha government for a special category status. The demand of Odisha government for a special category status has been denied by the finance minister. Has been denied by the finance minister. Do you agree that there was error in such proceedings? Do you agree that there was error in such proceedings? What do you suggest for development of Odisha? अगला क्वेश्चन लिख लीजिए, नंबर ऑफ स्टेट्स एक्चुअली इसको काटिए। The demand for formation of new states is frequently in news. Do you suggest that government should form the new states? Do you suggest that government should form the new states? Justify है ना, दोनों को ही 400 वर्ड्स में लिखिए। क्वेश्चन समझ में आ गया? उसके बाद लिखिए, जो गलती होगी फिर बदलाते हैं।